प्रेजेंटेशन में बात करते हुए मैं अपने लीड्स को भी आमंत्रण दूंगा कि वो अपनी तरफ का, उनके डिपार्टमेंट के लेवल का जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपका मदद का हो सकता है उसके बारे में बात करें। हम ये सारा मिला के लगभग 10-15 मिनट में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अमर जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी, साइबर इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में SSK जी ने बताया। तो ये मानते हुए कि हम उन सभी विषयों पर बात आज करेंगे जिसके चलते आपको ये बहुत उपयोगी रहेंगे, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन अभी शेयर करता हूं। तो कोई मुझे बताए कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर, स्क्रीन देख पा रहे हैं। ओके। तो जैसे मैंने बताया, 19 संवाद है हमारे लिए। बहुत सारे लोग लगातार जुड़ते रहे हैं हमारे साथ हर महीने। ये 19 के तक भी उन्होंने हमारी तरफ से संवाद क्या होता है। Okay, guys, one of you have to mute the people who are not talking. क्योंकि आनंद जी अगर हैं तो ओके, आई होप या ओके। मैं कंटिन्यू करता हूं। तो सभी को फिर से हमारे 19 का संवाद में आप सभी को स्वागत है। और जो लिस्ट के कस्टमर नहीं है और वो जानना चाहते हैं कि लिस्ट में क्या हो रहा है, उनको मैं स्पेशल धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे संवाद में। जो लोग लिस्ट के लिए नए हैं उनके लिए 2 मिनट में लूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि लिस्ट क्या है। हम ISO 20015 9001 सर्टिफाइड कंपनी है। सर्टिन एम्पैनल्ड वेंडर से ऑडिट किया हुआ सिक्योर कोड प्रैक्टिस करने वाले कंपनी है। हमारा 20 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, 20 साल से ज़्यादा, वो सारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन बनाने में हो गया है और वो आज के दिन में हमारा बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो हम मार्केट में कोर बैंकिंग सोल्यूशन देने के प्रोवाइडर्स में हम अग्रसर हो सकते हैं और हम होना चाहते हैं। तो हमारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो बहुत सारे लगभग 100 कस्टमर्स हमारे यूज़ करते हैं, ये हमारा स्ट्रेंथ है। नासिकर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, वही सिर्फ बताना चाहते हैं। मैं फिर से अनशेयर करके फिर से रीशेयर करता हूँ। आप देखो कि आप अभी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अभी दिख रहा है। ओके, या सॉरी फॉर दिस। तो हमारा जो अब तक का सफ़र रहा है उसमें जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन हमारी तरफ से हम प्रोवाइड करते हैं वो सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट मैटर है और इसी को हम प्लेटफॉर्म मानते हैं। अभी 20 साल हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, रिसर्च किया है और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
इसके अलावा आपको कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अलावा हम समय के साथ चलते चलते ऐसे कुछ मॉड्यूल्स को भी बनाए हैं जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, चाहे वो रेगुलेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कुछ नए तरीकों को आप बैंक में सोसाइटी में लेके आना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एड ऑन्स करके चलते हैं। और हम बहुत सारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे चल के भी देंगे, अलग सा भी हम आपसे कनेक्ट होके दे सकते हैं। तो एड ऑन्स हमारी दूसरी एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे हम लगभग 30 से ज़्यादा एड ऑन्स हम बनाए हैं। हमारे जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं वो क्लाउड पे चल सकता है, या आपके अगर डेटा सेंटर है और बैंक या सोसाइटी ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है तो ऑन प्रीमाइस भी ये चल सकता है। और हमारे साथ जो लोग आज के कॉल में भी, जो बहुत सारे लोग हमारे तरफ से जो जुड़े हैं, वो लगभग हमारे साथ 20 साल से उससे ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बहुत सारे कस्टमर्स को कोर बैंकिंग सोल्यूशन रोल आउट करके दिया है, तो हमारे पास वो सारा एक्सपीरियंस है जिसके चलते बैंक को आसानी होगी हमारे सीबीएस को ऐड ऑन को लेने में और उसको उपयोग करने में। तो अब 20 साल मतलब लगभग 25 साल होने को आया है, और हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, 100 से ज़्यादा हमारा कस्टमर्स है। हर दिन हम लगभग 1000 से ज़्यादा ब्रांचेस को चलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ करके, हमारे बैंक वाले, हमारे सोसाइटी वाले। लगभग 30 से ज़्यादा हमारे एड ऑन मॉड्यूल्स है, और 25 लाख लोगों को हम लगभग हर दिन सर्व करते हैं। तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करें, क्योंकि सहकारी जो क्षेत्र है इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें बहुत गर्व होता है कि हमारा सिस्टम यूज़ करके उसके उपयोग लेने वाले लगभग 25 लाख ही लोग हैं, और लगभग 20,000 करोड़ तक पैसा के बिजनेस हमारे बैंक्स और सोसाइटीज मिला के करते हैं। और हमारे सिस्टम में एड ऑन्स में सब मिला के लगभग 1000 से ज़्यादा आपको ट्रांजैक्शनल और रेगुलेटरी रिपोर्ट्स मिलेंगे, जिसको आपको सबमिट करना होता है आपके बैंक को चलाने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए जो मदद चाहिए वो आपको अपनी रिपोर्ट से भी मिलेगा। तो लगभग वो 1000 से ज़्यादा है। तो मैं 1 मिनट में ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है। ये होता है चैनल से। हमारी कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो हमारा कस्टोडियन करके इसका ब्रांड नेम है, हम मार्केट में कस्टोडियन के नाम से जानते हैं। और सारे चैनल्स, चाहे वो एटीएम हो, ब्रांच हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, आईवीआर हो, पॉस हो, ये सारे चैनल्स को हम एड्रेस करते हैं, इंक्लूडिंग एजेंसीज। एजेंसी बैंकिंग हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी चैनल के बारे में बात करो जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो सारे चैनल्स को केटर करने के लिए हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने इसको डेवलप किया है, और हमने रिसर्च किया है, और उस पर इन्वेस्टमेंट करके उसके लिए जो भी लगेगा ये सारे अरेंजमेंट हमारे सिस्टम में बनाया है। तो आज के दिन में बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ये सारे लगभग सारे चैनल्स को यूज़ करते हैं, और उनका जो बिजनेस है उन सारे चैनल्स के थ्रू चलता है। ये सारे चैनल से बात करने के लिए हमें एक और लेयर चाहिए होता है, वो होता है इंटरफेस लेयर। चाहे वो कोई भी ये एटीएम के स्विचेस के वेंडर हो, तो वो सारे, या गाइस, कैन यू वन ऑफ यू स्टे फोकस्ड एंड म्यूट दोस पीपल हु आर नॉट टॉकिंग। आनंद जी नहीं है क्या? दयानंद जी आप देखो थोड़ा सा। मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, प्लीज जस्ट टू अवॉइड डिस्टर्बेंस फॉर द अदर्स, दैट वे। तो इंटरफेस लेयर जो है, इसके थ्रू हम सारे आज के दिन में स्विच वेंडर्स हैं जो एटीएम स्विच से कनेक्ट करते हैं, एटीएम मशीन से कनेक्ट करते हैं, उन सभी के साथ हमारा काम चलता है। उनके लिए जो भी एडॉप्टर्स चाहिए वो सारे एडॉप्टर्स हमारे पास है, चाहे वो सर्वत्र हो, मैक्सिमस हो, एफआईएस हो, फिनेक्स हो, और कोई भी हो। उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है, एडॉप्टर्स की ज़रूरत होती है, वो सारा हमारे पास है। इन सभी के अलावा हम, जैसे मैंने बताया, समय के साथ चलते चलते सारे पेमेंट का भी इम्प्लीमेंटेशन हमने कर लिया है अपनी तरफ से। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स आईएमपीएस यूज़ करते हैं, एनईएफटी यूज़ करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, चेक्स करते हैं, ये सारा। और आज के दिन में आप सभी लोग जो टेक्नोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र में हैं, वो जानते हैं कि अगर आप आज के दिन के कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो तो उनमें एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का होना
बहुत ज़रूरी है। तो मेरा भी पर्सनली जो एक्सपीरियंस है पिछले 25 साल का, उसमें बहुत सारा काम मैंने एपीआई में किया है, जहाँ पे कोई भी अगर बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम का उपयोग दूसरे को कैसे मिले, वो हो सकता है वो एपीआई यूज़ करके। तो हमने एपीआई अब तक बहुत सारे एपीआई, लगभग 100 से ज़्यादा हमारे एपीआईज हैं, जिसको चलते हमारे जो महत्वपूर्ण जो फंक्शंस होते हैं कोर बैंकिंग में, एड ऑन्स में, ये सारा आप किसी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। और इंटीग्रेशन करने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वो एपीआई होता है। तो हम एपीआई को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। हमारा एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं वो ओपन आर्किटेक्चर वाला होता है, और आपको आसानी रहेगा कि आप चाहे तो सारा हमारा यूज करो, कुछ और चीज़ के लिए किसी और का यूज करना है तो हमारे सिस्टम के साथ वो इंटीग्रेट होके चल सकता है। इसके अलावा जो कोर मॉड्यूल्स है और एड ऑन्स है वो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप देख सकते हो। हमारे हेड ऑफिस के मॉड्यूल हो, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन की मॉड्यूल हो, ब्रांच ऑपरेशंस की मॉड्यूल हो, या कोई सारा एड ऑन्स हो, ये भरपूर हमने बनाया है। हम लगातार रेगुलेटरी को देखते रहते हैं, कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझते रहते हैं, और जो हमारे और कस्टमर के हित में होता है और जिसको चलते हमारे प्रोडक्ट और आगे चल सकता है, उन सभी चीज़ों को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। इनके अलावा भी ज़रूरत होती है कि हम अकेले सहारा करेंगे, ये नहीं हो सकता आज के दिन में। तो हमें साथ चलना पड़ता है, हमें उन लोगों के साथ चलना पड़ता है जिनका सर्विसेज आपको भी लग सकते हैं, चाहे वो डेटा सेंटर का हो, चाहे वो क्लाउड का हो, डेटाबेस का हो, और डेटाबेस सर्विसेज के हों। आप राइट में देख सकते हैं कि हम उन सभी लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। हमारे इन सभी लोगों से लगभग 20 साल से ज़्यादा पार्टनरशिप है। हम ओरेकल गोल्ड पार्टनर है लगभग 25 सालों से, और वो कंटिन्यू हो रहा है। तो जो लोग हमें पूर्ण करते हैं, हमें हमारे साथ चलते हैं, वो उनको हम साथ में लेके चलते हैं, वो हमारे पार्टनर्स है। ये मेरी तरफ से 2 मिनट का इंट्रोडक्शन है कि लिस्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, और हमारी तरफ से ये सारा इंफॉर्मेशन कैसे आप तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं जो हमारा रेगुलर अपडेट है। तो फिर से मैं आप सभी को स्वागत करना चाहूँगा, और नॉन लिस्ट कस्टमर्स को भी मैं सहर्ष स्वागत करना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि पिछला 1 महीना हमारा जो अक्टूबर था, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर हमने क्या क्या चीज़ों के ऊपर काम किया है। इसी में मैं अपनी लीड्स को भी बताऊँगा कि वो 1 से 2 मिनट लेके अपनी बात रखें। तो सबसे पहले पिछले महीने की अगर हम बात करेंगे, तो कस्टमर डिलाइट के अंदर हमें हर संवाद में आप देख सकते हैं कि लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क जो हमने बनाया था, ये सोच के कि जो नए नए सर्विसेज हमें कस्टमर्स को देने होंगे वो सारा हम दे। इसी के चलते हमने उद्यम आधार का वैलिडेशन भी लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क में ऐड कर दिया है। जो हमारे कस्टमर्स हैं लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क जो यूज़ करते हैं, अगर उनको उद्यम आधार का भी वैलिडेशन करना है रियल टाइम में, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कनेक्ट करके इसको वैलिडेट करना है, तो आप एलवीएफ से कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे सेल्स टीम से बात कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे काम पिछले महीने में हुआ है। तो कस्टमर तक क्या क्या चीज़ें आपके महत्व के होने वाले हैं, ये सारा हम कस्टमर डिलाइट में बात करते हैं। इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानकारी देने के लिए मैं अनुरोध करूंगा एसएसके जी को, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ एसएसके जी, आपकी वॉइस फिर से गया यार। एक क्वेश्चन आया है शायद, आई थिंक स्ट्रगलिंग विद द स्लो मैनुअल केवाईसी चेक्स, सी हाउ एलबीएफ कैन वैलिडेट पैन आधार जीएसटी मोर देन सेकंड। हाँ अभी तो आपण समजलं कोटेशन दिला आहे नंतर आपल्याला तो हम लेंगे अभी। ताकि एसएसके जी जब तक वो जुड़ पाए, मैं एक और बात आप सभी को बताना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि जब हम इतनी सारी बातों के बारे में बात कर रहे हैं, और आगे चल के अमर जी भी बात करेंगे, जब भी आपको कुछ आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए, कमेंट आए, या कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप जो ये टीम्स का जो चैट वाला विंडो है
उस पे लगा दीजिएगा, तो हम हर बार की तरह क्वेश्चन और आंसर सारा सेशन होने के बाद लेते हैं। और जो पहला कमेंट्स है, डिस्कशन पॉइंट्स है, हम जिस तरीके से वो चैट विंडो में आए हैं उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं सभी को अनुरोध से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चंस है, पॉइंट्स है, प्लीज आप चैट पे लगा दीजिए, हम लोग क्वेश्चन और आंसर सेशन में लेंगे। ठीक है SSK जी, ये थी, नो प्रॉब्लम, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं नहीं, तो मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है, बट यस प्लीज कंटिन्यू। यस। नमस्कार। आज मैं आपको पिछले महीने की प्रमुख उपलब्धियां और आने वाली महीने की हमारी योजना के बारे में संक्षेप में जानकारी देता हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क में हमने उद्यम आधार वेरिफिकेशन फीचर को जोड़ दिया है। इससे हमारे ग्राहक बैंकों को MSME ग्राहकों की पहचान और सत्यापन में अधिक सुविधा मिलेगी। LVF को कस्टोडियन CDS के साथ सफलपूर्वक हमने इंटीग्रेशन किया है। यह एक बड़ा कदम है क्योंकि इससे CDS पर काम करने वाले उपयोगकर्ताओं को रियल टाइम वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी। दो बैंकों को उन्हें स्वयं डेटा सेंटर से लिस्ट बैंकिंग क्लाउड पर माइग्रेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमारी क्लाउड क्षमता और भरोसे को दर्शाता है। कंप्लायंस और ऑडिट के क्षेत्र में हमने कई आवश्यक गतिविधियां की और बैंकों की आवश्यकता समर्थन प्रदान किया है। टीम के समय पर और प्रभावी तरीके से सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। अगले महीने में हम PAM यानी प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट और DLP डेटा लॉस प्रिवेंशन जैसे दो महत्वपूर्ण कंप्लायंस मॉडल लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये मॉडल बैंकों को सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन में काफी मजबूती देंगे। IVRS सॉल्यूशन और SMS मित्रा के लिए नए फीचर्स जोड़कर उन्हें और स्मार्ट और उपयोगी बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। क्लाउड माइग्रेशन के लिए 4 to 5 बैंकों के साथ चर्चा चल रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द से लिस्ट बैंकिंग क्लाउड पर शिफ्ट होने का निर्णय लेंगे। कई एड ऑन मॉडल्स को भी अपग्रेड किया गया है ताकि ग्राहक सेवा, संचालन और कंप्लायंस तीनों क्षेत्रों में बैंकों को बेहतर सुविधा मिल सके। अंत में अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक कार्य के माध्यम से इस प्रगति को संभव बनाया। हमें विश्वास है कि आने वाला महीना और भी प्रगति और उपलब्धियों का रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद SSK जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो अपडेट हम देना चाहेंगे वो सोशल मीडिया, सोशल एंगेजमेंट, मार्केटिंग, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा, नाशिकर जी इसके बारे में बात करेंगे, बट मेरी तरफ से ये रहेगा कि हम, जैसे मैंने बताया, लगातार कोशिश में है कि हम उन सभी सुविधाओं को आप तक पहुंचाए जिसके चलते बैंक चलाने में, क्रेडिट सोसाइटी चलाने में आपको बहुत आसानी हो। उसके चलते ही एक होता है लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन। तो हम एक और चीज़ पे बहुत दिन से काम कर रहे हैं, हम बहुत टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, पैसे भी कर रहे हैं। वो हमारी तरफ से एक लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन का हम ज़्यादा जानकारी अगले संवाद में देंगे। एक लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन से आपको ये उपयोग मिलने वाला है कि आप अगर कोई नए लोगों को बैंक में लेते हैं, सोसाइटी में लेते हैं, और उनको ये बताना होता है कि बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग कैसे की जाती है, हमारे सिस्टम्स क्या हैं, हमारे एड ऑन मॉड्यूल्स क्या है, उन सभी के बारे में जो जानकारी है और सीखना है, तो वो लगभग हैंड्स ऑन टाइप का ट्रेनिंग भी मिले, उनको ये जानकारी भी मिले कि कैसे वो फ्रेशर होके या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बिना रह के वो पूरा बैंकिंग सेक्टर के बारे में और कस्टोडियन को कैसे चला सकते हैं, AML को कैसे कर सकते हैं, रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं, इन सभी का ट्रेनिंग वो ऑटोमेटिकली जब चाहे जहां से चाहे वो ले सकते हैं। ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म के प्रबंध हम कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगले संवाद में देंगे। इस बार जो नाशिकर जी ये बताएंगे कि अक्टूबर 2025 में हमारे लिए सोशल सेक्टर में क्या क्या हुआ है। हाँ नाशिकर जी। यस सर, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू ऑल। अभी जैसे गिरीश सर ने बताया कि हम लिस्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के प्लेटफॉर्म को हम पब्लिश करने वाले हैं और वो सभी बैंकों के लिए अवेलेबल रहेगा। उसमें
अभी गिरीश सर ने लगभग आपको सब बता ही दिया है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि कस्टोडियन का यूजर मैनुअल जो है वो बहुत बड़ा मैनुअल बनेगा, क्योंकि लगभग 2000 से ज्यादा प्रोग्राम्स है, 30 से ज्यादा एडवांस मॉड्यूल्स है। इन सभी का डॉक्यूमेंट बना के वो पढ़ना भी बहुत मुश्किल बात रहेगी। तो जिन एरियाज को आप जानना चाहते हैं, जिन एरियाज में आपको डिफिकल्टी आएगी, तो डायरेक्टली वही वीडियो प्ले करके आप वहां से उसका लर्निंग ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये आसान बनाने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म आपके लिए दे रहे हैं, देने की कोशिश करेंगे। उसमें लगभग सभी प्रोग्राम्स का कैसे यूज करना है, उसके लिए प्रीरिक्विजिट क्या रहेगा, उसका वीडियो के माध्यम से हम आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा नया, और उसके बारे में हम अगले संवाद में आपको कुछ झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो है, जो सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग बहुत सारे पोस्ट करते रहते हैं, हमारे लिस्ट के अंदर क्या हो रहा है मैं पिछले संवाद में भी बता चुका हूँ। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि अब तक हमने 800 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स पाए हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने ये सोशल मीडिया के ऊपर हमें फॉलो किया है। और बाकी के सब लोगों को भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग भी इसका फायदा उठाए और ये हमारे पोस्ट देखते रहे, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर यही अपडेट मेरा था, और लास्ट वाला अनुरोध जो है कि आप सब लोग उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स नाशिकर जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। जो अगला एरिया है जहाँ पे हम बहुत सारा काम हमारी तरफ से होता रहता है, हमारा इंजीनियरिंग एरिया है। विक्रांत जी आज कोई दूसरे काम में व्यस्त हैं, तो उनकी टीम के दूसरे लीड हमारे साथ जुड़े हैं जो इंजीनियरिंग सेक्टर में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है वो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी देंगे। तो पंकज जी, हाँ पंकज जी आप हैं, आप इंजीनियरिंग में क्या क्या हुआ है उसके बारे में जानकारी दीजिए थोड़ा। हाँ सर, पिछले महीने हमने डाटा साइज रिड्यूसर का पायलटेड टेस्टिंग चालू कर दिया है और वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम डेथ क्लेम का जो राउटिंग है आरटीजीएस एनएफटी के थ्रू हो सकता है ऐसा चेंज किया है। यूडीआईडी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमने कस्टमर मास्टर में कर दिया है, और सेक्टर वाइज एक्सपोजर लिमिट सेट करने की फैसिलिटी हमने ऐड कर दी है। ये हमारी तरफ से अपडेट है। धन्यवाद पंकज जी। तो आप सभी, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से हम डेथ क्लेम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उसके चलते बहुत कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि उसका सेटलमेंट जो होता है वो आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू हो। तो अभी वो हमारे कस्टोडियन में पॉसिबल है। और बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, और उसमें एक चेंज था यूडीआईडी के रिलेटेड, जिसके बारे में पंकज जी ने अभी जैसे कंफर्म किया कि हमने कस्टमर मास्टर में इसको इनकॉर्पोरेट किया है। मतलब आप अभी यूडीआईडी के जो भी कंप्लायंस हो सकते हैं, जो भी चेंजेस या टेक्निकल मैटर्स हो सकते हैं, वो सभी चीज़ें आप चेक करके अपनी नया रिलीज करवा के इसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारा था इंजीनियरिंग में जो हमने पिछले महीने में काम किया है। आगे वाले महीने में हमारा जो दूसरे काम है, चाहे वो एलवीएफ के साथ और ज़्यादा इंटीग्रेशन हो, या इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल जो हम नया बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा, उन सब का इंटीग्रेशन कैसे हम करने वाले हैं, इसका ज़्यादा फोकस रहेगा जो मैं अगले स्लाइड में बात करूंगा। धन्यवाद पंकज जी। आगे बढ़ते Thank हैं। you, sir. हमारा नया अगला वाला जो डिपार्टमेंट है वो है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हम इसको एमटेक बोलते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि नए टेक्नोलॉजी और एड-ऑन्स हम एमटेक, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के थ्रू ड्राइव करते हैं। तो सुनील जी हमारे साथ जुड़े हैं जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लीड हैं। वो हमें थोड़ा सा बताएंगे कि एमटेक में पिछले महीने क्या हुआ, आगे महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Thank you, sir. Hello, everyone. Good afternoon, all. Myself, Sunil Kulkarni. I'm leading MTech team, emerging technology we call it as. So I will be highlighting here last month and upcoming what we are doing in our MTech team that I will be highlighting now. So last month, basically, we have successfully done CCTS in everywhere of 40 plus banks, right? So wherever we got small issues, also we solved it by
by the team, and it went into the very good way in the all the banks. So that was a success note from our team. And also the second point is CKYC. Everyone we were facing with the version update into the banks, right? So for that, from the MTech, we have made it a patch up of the application now. So everywhere we are updating that, implementing in all the banks. And very soon with the custodian plus MTech, we will be releasing the complete version of your CKYC so that you guys can easily utilize our application in upcoming days. And also BNL, as we mentioned, last month we have taken again increased with some of the customers. Maybe it may be a 5 to 6 customers again we incremented. So that was the last month, and upcoming very soon we are investment model. We are making it as a pilot into the banks, and we are rolling that, and we are maybe we will be getting into the success note in a very soon. And this was my update for last and upcoming time. Yeah, thank you, sir. Over to you. या धन्यवाद सुनील जी। तो जैसे सुनील जी बता रहे थे, जो रेगुलेटरी की तरफ से CKYC के रिलेटेड एडिशनल एट्रीब्यूट्स को कंसिडर करना है, उन सभी को अपडेट करना है, नहीं तो आपके CKYC अपडेट नहीं होगा। वो अगर कोई भी कस्टमर को उस तरीके का परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, तो हमसे रीच आउट करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी हमारे जो कस्टमर CKYC मॉड्यूल यूज़ जो करते हैं, उनके यहाँ कोई भी दिक्कत ना हो, और जो नया वाला रिलीज आया है रेगुलेटरी की तरफ से, उसको हम परफेक्टली कंप्लाई करें। तो ये था इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में था, और जो 2-3 पॉइंट मैं फिर से आगे चल के थोड़ा और बताऊंगा। फिलहाल के लिए ठीक है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ये सारा काम हो रहा है। आगे बढ़ के हम क्लाउड के बारे में बात करते हैं। हमारा आप सभी लोग जानते हैं, हालांकि हम बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करते हैं कि आपको क्लाउड पे जाना है या नहीं जाना है। ये सारा तो हम बैंक या सोसाइटी के ऊपर छोड़ते हैं। आज के दिन में क्लाउड लगभग रहा है 10-15 साल से इंडस्ट्री में। हम सभी लोग क्लाउड के बारे में जानते हैं। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सारा जानते हैं। तो अगर आपको लगता है कि क्लाउड आपके लिए है, तो आप हमसे रीच आउट हो सकते हैं। हम सभी बहुत सारे कस्टमर के साथ क्लाउड कैसे उनके लिए वर्कआउट होगा, कॉस्टिंग कैसे होगी, बेनिफिट कैसे मिलने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत दिन से बहुत सारे बैंकों के साथ हम बात कर मतलब काम किए हैं। तो अगर आपके दिमाग में, आपके मैनेजमेंट में ये सोच है कि आप भी क्लाउड पे जाना चाहते हैं या क्लाउड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो हमसे रीच आउट कीजिए। हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपको जानकारी जो आपको इकट्ठा करना है वो आप बहुत जल्द ही कर सकते हैं। पर हम अक्टूबर में भी बहुत सारा क्लाउड के बारे में काम किया है, और इसके बारे में क्लाउड टीम के जो लीड हैं वैभव जी, वो थोड़ा ज़्यादा बताएंगे। हाँ वैभव जी। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को। मैं ये संवाद की 19वीं कड़ी में सबका स्वागत करता हूँ। और जैसे कि आपको सर ने बताया कि क्लाउडिफिकेशन में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारी लगभग 35 बैंक्स जो है वो अभी हमारे क्लाउडिफिकेशन एनवायरनमेंट पे चल रही है। प्लस उसमें से और भी कुछ कस्टमर्स हमारे अभी रिसेंटली नेक्स्ट मंथ में ज्वाइन हो रहे हैं। तो हम इसमें आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि हम आपके क्लाउडिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी आपके कंसर्न्स होंगे, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, और भी जो भी आपके कंसर्न्स है, एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में अपग्रेडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस आपको क्लाउडिफिकेशन में जाने के बाद प्लस माइनस क्या हो सकते हैं, ये सब हम सभी कस्टमर्स को जानकारी भी देते हैं। और उनके साथ एक मिलजुल के हम काम करके सब आपको हम जो बेनिफिट होगा उस हिसाब से हम क्लाउडिफिकेशन आपके यहाँ पे करवा सकते हैं। उसी के साथ आपको मुझे ये बताने में बहुत आनंद हो रहा है कि हम अभी प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट एंड डेटा लीकेज प्रिवेंशन, ये दोनों भी सर्विसेज हम डेटा सेंटर से अभी सभी कस्टमर्स को एज पर डिमांड हम सभी को दे रहे हैं। कि जैसे कि जिस बैंक की जो डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से हम वहां से आपको दोनों तरीके से दे सकते हैं। ऑन प्रीमाइस आपको चाहिए तो ऑन प्रीमाइस आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज चाहिए तो वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज
हम आपको दे सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके रिगार्डिंग जो भी कंप्लायंस होंगे, इसके रिगार्डिंग जो भी सेटिंग्स और बाकी के सब जो सर्विसेज आपके यहाँ पे डिप्लॉय करनी पड़ेगी, वो सब की जानकारी हमें है, और हम आपके यहाँ पे ये सर्विसेज डिप्लॉय करके आपके ऑडिट पर्पज के लिए भी हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे अभी बहुत सारे हमारे भी इंटरनल कुछ ऑडिट्स चल रहे हैं, प्लस बैंक्स के भी ऑडिट चल रहे हैं। तो सभी जगह पे हम ऑडिटिफिकेशन एज ए हम बोल सकते हैं कि सभी ऑडिट्स के लिए हम अभी आपको सपोर्ट दे सकते हैं। वो ऑन प्रीमाइस के लिए आपको ये सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस आपको आप क्लाउडिफिकेशन हमारे यहाँ पे आने के बाद, या आपको क्लाउडिफिकेशन में से एक सर्विस कौन सी भी आपको रिक्वायर्ड है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको हेल्प करके आपके वो पॉइंट्स हम क्लियर करवा सकते हैं। तो ये रिसेंटली अभी हम 3 बैंक्स ने पे काम कर रहे हैं। 3 बैंक्स हमारे रिसेंटली हम आपको बताएंगे कि और भी हम इस क्लाउडिफिकेशन प्रोसेस में हमारे साथ जुड़ रही है। मोस्टली वो इस मंथ एंड या के साथ आप हमारे साथ वो आ जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से लास्ट मंथ का और क्लाउडिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन। ओवर टू गिरीश सर। थैंक यू सर। थैंक्स वैभव जी। और अगला वाला जो सेक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट। तो दयानंद जी इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बताएंगे। यस, ओवर टू यू दयानंद जी। थैंक यू सर। सभी का स्वागत है। मैं दयानंद लौटे, प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट से। अभी सभी को पता है कि हम लास्ट मंथ से जो ड्राइव लिया था 20.4.1 वर्जन रोल आउट का, तो ऑलमोस्ट हमने 40+ बैंकों में ये सफलतापूर्वक पूरा किया है। और मुझे थैंक्स बोलना चाहिए सभी लोगों का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया ये वर्जन डिप्लॉय करने के, रोल आउट करने के लिए। और ये जो वर्जन है 25.4.1, ये बेस वर्जन हम सभी बैंकों में सिमिलर कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि हम इसको नेक्स्ट मंथ तक ये कंप्लीट कर पाए। और ये कंप्लीट होता है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और हम इस वर्जन के ऊपर आपके जो भी न्यू रिक्वायरमेंट्स या बग्स जो है वो हम सिमिलरली इमीडिएटली हम वीकली हम अपडेट कर पाए। तो ये मेरा अपडेट था पिछले महीने का और आगे का, जो हम नेक्स्ट मंथ तक ये कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरा, हमने पिछले मंथ से जो काम कर रहे हैं, अभी सभी को पता है कि DIGC रिपोर्ट जो सभी बैंकों को उपलब्ध करना है जो इंश्योरेंस करने के लिए, उस पे हमने काम किया है। हमारी टीम ने सभी बैंकों को इसके लिए हेल्प किया है, और वो भी हमने पूरा किया है। और मुझे बताने में खुशी होती है कि हमने लास्ट मंथ में एक BNL इम्प्लीमेंटेशन में एक बैंक में पूरे तरह से सफलतापूर्वक संपन्न किया है। और मुझे इस इम्प्लीमेंटेशन में इस बैंक का और अभी सभी हमारी एमटेक टीम और CBS टीम ने भी बहुत योगदान दिया है, और ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। और मुझे ये अनुरोध करना है कि आप भी इस BNL को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, और आपको जो भी चाहिए BNL के बारे में तो हमारे सेल्स टीम्स और इस चार्ट में आप डाल सकते हो, तो हमारे सेल्स टीम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये थे मेरे अपडेट्स, और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हमारा जो निरंतर से आपका जो है वो विश्वास के लिए हम हृदय से आपसे आभारी है। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। ओवर टू गिरीश सर। धन्यवाद दयानंद जी। तो अभी हम क्योंकि अभी की नोट स्पीकर भी वेट कर रहे हैं तो मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। बट ये अभी जो मैं 2 चीज़ों के बारे में थोड़ा 2-3 मिनट में बात करना चाहूँगा, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। पहला है, हम पिछले संवाद में थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमने दिया था कि लिस्ट में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हमने शुरू कर दिया है। और हम इसके लिए जहाँ कहीं पे भी जिन एरियाज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हम अपने कस्टमर्स को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, उसको बहुत सारे एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किया है। पहला एरिया है जहाँ पे हमें लगता है कि ये बहुत हमारे लिए और आपके लिए उपयोगी रहेगा,
वो रहेगा रेगुलेटरी के मामले में। तो हम एक रेगुलेटरी के रिलेटेड एक रेज बॉट और रेगुलेटरी बॉट हम बनाए हैं, हम इसको लिस्ट रेज बॉट बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, या रेगुलेटरी बॉट जो है वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा अभी। तो मैं आप सबको दिखा देता हूँ। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें वीडियो के साथ ऑडियो भी आएगा। तो दयानंद जी बताइए, आप ऑडियो भी सुन पा रहे हैं या नहीं? हर गाइडलाइन, हाँ सर, हर सुन पा रहा हूँ। कंप्लायंस चैलेंज, अब मिलेगा एक ही जवाब, लिस्ट रेग बॉट। नमस्कार, मैं हूं लिस्ट रेग बॉट, आपका नया कंप्लायंस मित्र। मेन रेगुलेटरी दुनिया से आता हूं और उन सबका मुझे परिचय है। मैं पढ़ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। रेगुलेटरीज के गाइडलाइंस, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, सब कुछ इंस्टेंटली, चाहे AML हो, KYC हो, CBS कंप्लायंस हो, रेगुलेटरी के कोई भी विषय हो, या ऑडिट के लिए कैसे तैयार रहना है, मुझे सिर्फ पूछिए और मैं जवाब दूंगा, सही, सीधा और तुरंत। मैं सीखता हूं रोज, मैं सुधारता हूं रोज, और मैं आपके साथ हूं हमेशा। NIST Reg Bot, NIST's Innovative Regulatory Intelligence Bot। तो अगले संवाद में इसको हो सके तो डेमो भी हम करेंगे। जैसे आपने सुना, लिस्ट के जो रेज बॉट है, रेगुलेटरी बॉट है, आप सभी लोग बॉट्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में बॉट क्या है, मुझे लगता है कि आप सभी को इतना ज़्यादा जानकारी है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा आगे चल के उसका उपयोग लेंगे। आज के दिन में लगभग सारे लोग जो कॉल पे भी हैं, चैट जीपीटी तो यूज़ कर रहे होंगे। तो टेक्नोलॉजी जो बना है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। लिस्ट हर बार ये चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और सुनते हैं और करते हैं। हमारा जो FIR था, जो पिछले 6 महीने में हमने लॉन्च किया था, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें भी एनालिटिक्स है। तो हम ऐसे काम को और ज़्यादा करेंगे। उसमें रेज बॉट एक जो है वो एक महत्वपूर्ण हमारी तरफ से इनिशिएटिव रहेगा। दूसरा इनिशिएटिव जिसके बारे में मैं संक्षिप्त में बात करना चाहूँगा इस हफ्ते में, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा अब तक कि हमने लिस्ट इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल बनाया है। हमें खुशी है कि हम ऐसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल को अभी इस टाइम में बना पाए। हम जानते हैं पूरी देश बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ये बहुत अच्छा सा हो रहा है। तो बहुत सारे पद संस्थाएं और बैंक दोनों कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर उठकर बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट के एरिया में होने वाला है। तो ये जानते हुए हमने इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल पिछले 6 से 7 महीने में काम किया है, और हमें खुशी है कि वो फाइनली वो इधर है और हम पायलट भी शुरू कर चुके हैं। तो 1 मिनट में अगर मैं बताना चाहूँगा कि लिस्ट इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल क्या है। ये इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल जो हमने बनाया है, ये उन कस्टमर्स के लिए भी लग सकता है जो हमारे CBS यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो नए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो रेज बॉट हो, चाहे वो लिस्ट इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल हो, चाहे वो लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क हो, ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स उन कस्टमर्स के लिए भी चलेंगे जो हमारे CBS यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमारा CBS यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगर आपके दूसरा कोई CBS है तो ये स्टैंड अलोन प्रोडक्ट करके आप देख सकते हैं, और अगर दूसरे CBS आपके पास है तो हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल यही सोच के बनाया गया है, और इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल के जो फंक्शनैलिटीज़ है वो भरपूर सोच के डोमेन के कंसल्टेंट से अप्रोच करके वो सभी चीज़ों के लिए क्या लगने वाला है उन सभी को देख के ये इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल बनाया है। उसके लिए जो एंड टू एंड प्रोसेस रहेगा, इसको बहुत सोच के बनाया है हम लोगों ने। उसमें सारा ऑटोमेशन जो लगता है, चाहे वो टेम्पलेटाइजेशन हो, चाहे वो मास्टर्स हो, स्क्रिप्ट्स हो, ये सारा चीज़ हमने इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल में बनाया है। इसके अलावा भी अगर कुछ स्ट्रैटेजिक स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं
ये सारे चीज़ आपको लगेंगी। तो जो भी चीज़ें हो, चाहे वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना हो और स्टॉक्स को या मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना हो, डायरी जनरेशन हो, ये सारा चीज़ हमने सोच के बनाया है। और ये इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल एक इंडिपेंडेंट है और आपके सीबीएस के साथ इंटीग्रेट होता है और सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं इसमें से आप निकाल सकते हैं। और ये सारा हमने ऐसे बनाया है कि आपको रियल टाइम में विजिबिलिटी मिले, आपके बुक्स को रियल टाइम का इंफॉर्मेशन लगा रहे और ये सारा चीज़ आपके सीबीएस के साथ बहुत बढ़िया तरीके से काम करे। तो हमारे इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल रेडी है। हमने ऑलरेडी एक बैंक के साथ, बड़े बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल की पायलट भी शुरू कर दी है। पायलट की ज़्यादा जानकारी और इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल की पूरा डेमो हम कोशिश करेंगे कि अगले संवाद में आप तक पहुंचाए। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा रुचि है और जानकारी चाहिए तो हम हमसे रीच आउट करें। तो ये दो बड़े बात थी जो मैं अपनी तरफ से आप सभी के समक्ष में रखना चाहता था। एक था रेजबॉट और दूसरा है इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल। तो यही के इसी के ऊपर हमारा अगला महीने का काम लगभग ज़्यादा रहेगा। हम पूरा रेजबॉट का रेगुलेटरी बॉर्ड जो है इसके बारे में डेवलपमेंट हो, यूनिट टेस्टिंग हो, पायलट प्लानिंग हो, ये सब करेंगे अगले महीने में। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल एक बैंक के साथ हम पायलट शुरू किए हैं और ज़्यादा बैंकों के साथ हम पायलट शुरू करेंगे। जो लिस्ट वैलिडेशन फ्रेमवर्क है और नए जो सर्विसेज हम बना रहे हैं इसको हम रोल आउट करेंगे। वैभव जी और दूसरे लोगों ने जो जैसे बताया, चाहे वो डेटा लॉस प्रोटेक्शन हो, प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस हो, अगर आपको चाहिए तो हम ऑन प्रेमाइज भी दे सकते हैं और अगर क्लाउड पे है तो उसको टॉपअप भी किया जा सकता है। और हमारा बैंक को क्लाउड पे जो बैंक सोसाइटीज हमारे साथ क्लाउड में जुड़ना चाहते हैं तो हम उनके साथ काम करेंगे और करते रहेंगे। ये सभी विषयों को बोलते हुए, आपके समक्ष रखते हुए, मैं फिर से जैसे नाशिकर जी ने आपसे अनुरोध किया, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हम अपनी सोशल मीडिया साइट पे बहुत एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो। मैं आपसे अनुरोध है कि list_software ये सोशल मीडिया हैंडल को आप सब्सक्राइब करें, उससे आपको नोटिफिकेशन भी मिले और आप हमें जल्दी से जल्दी आप सोच पाओगे और समझ पाओगे कि हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे लिस्ट के कस्टमर्स हैं उनसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी कुछ प्रॉब्लम के बारे में हमें बताना चाहते हैं तो FIR को ज़रूर यूज़ करें। तो यही बात मुझे रखनी थी आपके समक्ष। सभी को फिर से मैं धन्यवाद देते हुए हेलो अमर सर। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। मे बी सर कनेक्शन में कुछ इशू आ रहा है, तो सभी को सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो मैं यस आई डोंट नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय कनेक्शन। तो अभी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? यस सर। या आई डोंट नो व्हेन आई गॉट डिस्कनेक्टेड, बट ठीक है। अभी समय को देखते हुए अमर जी आप प्लीज अपनी बात रखना शुरू कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड। यस सर। सो यस, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक सेकंड सर। यस, मेरा आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच लिस्ट टीम, जो कि आपने मुझे मौका दिया बात करने के लिए इन सभी मान्यवरों के सामने। थैंक यू सो मच बैंकर्स
आप बहुत अच्छे तरीके से बैंक्स और बाकी के बहुत सारे सीबीएसई रिलेटेड और बाकी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उसको ऑलरेडी आप कंटिन्यू प्रोसेस में मेरी आवाज आ रही है आपको? अमर जी, आपको सुन पा रहे हैं हम लोग, प्लीज आप आगे बढ़िए। यस 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 यस। सो बेसिकली अगर 2016-17 में देखा जाए तो 2016-17 में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट स्टार्ट हुआ था, जो कि साइबर इंश्योरेंस के प्रोसेस में अगर होता तो वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। कॉस्मॉस बैंक आपको सबको पता है ऑलरेडी, कॉस्मॉस बैंक का ऑलरेडी 93 प्लस करोड़ ऑलरेडी। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, फिर से एक बार बंद करके फिर से स्टार्ट कीजिए। हाँ, सो वहां पे जब जैसे ही कॉस्मॉस बैंक का हिट हुआ, सभी बैंक्स और इंक्लूडिंग आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, जितने भी बीएफएसआई सेक्टर के जितने भी लोग हैं उनको इम्पैक्ट होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब तक इतनी बड़ी चोरी या इतनी बड़ी इम्पैक्ट कभी भी नहीं हुआ था। अगर हुआ भी होगा तो भी वो न्यूज में नहीं आया था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहां पे देखे गए। एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हम ये जानना चाहते थे कि ये इम्पैक्ट कौन सी तरीके से हुआ। अगर ये इम्पैक्ट होते रहे अब तक, उससे भी ज्यादा, मतलब आप पकड़ के 300 प्लस इंसिडेंट्स अब तक हुए हैं, बड़े बड़े इंसिडेंट्स बोल रहा हूँ मैं, उसका जो अमाउंट 50 लाख या 1 CR से ज्यादा है। कुछ बैंक से 12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, ऐसे भी बहुत सारे इम्पैक्ट गए हैं। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो चीज क्या है कि वो है कि अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। पहला चीज क्या होना चाहिए? तो पहला चीज, हाँ यस, तो थैंक यू सो मच गिरीश सर, आपने पिंक किया कि अगर कोई क्वेश्चन से तो प्लीज बताइए। तो जो भी आरबीआई के प्रोसेस में लेवल 1 से लेके लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के प्रोसेसेस में बैंक्स को ऑलरेडी डिवाइड किया है। सो हमने जितने, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 425 बैंक्स हैं ऑल ओवर इंडिया। सो आप मिजोरम से लेके दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इवन हैदराबाद, ये सभी जगह पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बैंक्स को रेगुलेटरी वाले जो चीज होती है, जैसे कि आईएससीडीपी, वीएपीटी, गैप असेसमेंट या स्पेशलाइज्ड रेट टीमिंग, ये बहुत सारी चीजें, सार ऑडिट जो होता है, डेटा लोकलाइजेशन ऑडिट, ये सब चीजें हम कर रहे हैं। बट इसके पीछे का रीजन गवर्नमेंट का क्या है? आरबीआई क्या बोलते हैं कि हमें एक्चुअली रेगुलेटरी कंप्लायंसेस क्यों चाहिए? गैप असेसमेंट के लिए बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ओके, कि यस, हमारे कंप्लायंसेस होने के बाद भी आरबीआई बोल रहा है या नाबार्ड बोल रहा है कि आपके कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं है। तो वो क्यों है? ये सभी के प्रोसेस में इम्पैक्ट हो सकता है साइबर इंश्योरेंस के लिए। मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक लाइन ऑफ एक्शन मैं बताना चाहूंगा आज कि 101% सभी को साइबर इंश्योरेंस मिलेगा। बट मुझे अगर कोई भी कार खरीदनी है या कोई भी इंश्योरेंस खरीदना है, सेम लाइक मैं कार का एग्जांपल दूंगा। मुझे जो कार चाहिए वो कार के रिलेटेड मुझे गाड़ी चलानी आती है। ओके, तो गाड़ी चलानी अगर आती है, मुझे पता है कि कितने कितने कंप्लायंसेस है, क्या प्रोसेस है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मुझे खर्चा नहीं लगेगा। ओके, बट अगर मेरे कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं है तो 101% आपके यहाँ से शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके, हाँ। तो जितने भी कंप्लायंसेस है, अगर कंप्लायंसेस नहीं हो रहे हैं, अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो हर बार आपको पेनल्टीज लगेगी। ओके, हर बार आपको पेनल्टीज लगेगी। ये पेनल्टीज क्यों लगेगी? क्योंकि चालान कटेगा और अलग अलग चीजें होगी। वही सेम चीज अगर आप इंश्योरेंस भी लेते हो तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज सामने आती है। वो कौन सी? कि जैसे ही आप कोई भी कंप्लायंसेस के प्रोसेस में जाएंगे, आप बोलेंगे कि नहीं मुझे इंश्योरेंस चाहिए, तो जो इंश्योरेंस आपका 1 CR रहने दीजिए, कोई मैं जो बोलूंगा तभी आप, ठीक है? हाँ, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ताकि फुल स्क्रीन देख सके। सो बेसिकली जितने भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस या बाकी की चीजें अगर आप कंप्लीट नहीं करवाते हो, तो उसका एक मेन रीजन क्या होता है कि आपके यहाँ पे जैसे कि फिशिंग सिमुलेशन अटैक या वीएपीटी ऑडिट आपका नहीं हुआ है, या उसका गैप असेसमेंट आपका कंप्लीशन नहीं है, या आईएसओ 27001 अभी बहुत सारे बैंक्स को ऑलरेडी पुश किया गया है कि आईएसओ 27001 का
जो प्रोसेसेस है वो प्रोसेसेस अगर आपने किया तो आपका इंश्योरेंस में आने का चांस भी होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, बहुत सारी कंपनीज है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, ये हमें क्यों देगी? क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी आपकी बैंक, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर्ड नहीं है, कुछ भी करके आगे जाके क्लेम आने ही वाला है। तो प्रॉब्लम के लिए वो क्या करते हैं, जैसे कि हम 60-65 के ऊपर के लोगों को इंश्योरेंस नहीं करवाते, जीवन बीमा जो व्हाटएवर जो भी मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो नहीं करवाते। वही सेम चीज बैंक के रिलेटेड भी पॉसिबिलिटी है। तो वो क्या करेगा, उसका जो इन्वेस्टमेंट है, पहला इन्वेस्टमेंट या दूसरा जो हम हर साल भरते हैं, उसका प्राइस बढ़ा देगा। तो मेरा आज का लक्ष्य यही है कि अगर आप कंप्लायंट हो, आप अलग अलग जैसे कंप्लायंसेस प्रोसेस में आप कंप्लीशन करते हो, रेगुलेटरी प्रोसेस आप कंप्लीट करते हो, गैप असेसमेंट से लेके वीएपीटी से लेके आईएसओ से लेके, तो कम से कम आपको उसका जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख से लेके 5 लाख या 10 लाख, तो वो कितना लेना चाहिए उसका भी एक प्रोसेस में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि बहुत सारे बैंक्स बोलती है अरे मेरा तो 1 CR तक चल जाएगा, मुझे सिर्फ कंप्लायंस करने के लिए 1 CR चाहिए। बट अगर किसी कारण से इम्पैक्ट हो जाए तो लोग बैंक्स की प्रोसेस में, मैंने 26 बैंक्स को ऑलरेडी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में काम किया है। मैं सीआईडी के लिए बहुत सारे केसेस ऑलरेडी मैंने 850 केसेस मैंने सॉल्व किए। अभी भी अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, ईआई के प्रोसेस में भी काम कर रहे हैं, नॉन ईआई के प्रोसेस में भी ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे आरबीआई जो चाहता है कि आप इंश्योरेंस लें, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या चाहती है कि आपकी कंप्लायंसेस कंप्लीट हो, मतलब आपका बैकअप प्रॉपर है, डीसीडीआर, आपके इंटरनल प्रोसेसेस सीबीएस के रिलेटेड या बाकी के प्रोसेसेस, जैसे लिस्ट ने बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स लिए हैं, वहां पे प्रॉपर तरीके से पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, वैसे चीजें आपके पास है। सेम एज आपके पास डीएलपी है, पैम है। ये क्यों चाहिए? ये क्यों चाहिए? क्योंकि मैलवेयर अगर आपके सिस्टम में अटैक करता है, अगर किसी कारण से फिशिंग के जरिए आपके टीम से अगर वो इम्पैक्ट हो जाता है, तो उसको पता नहीं चलता है कि यस उसी दिन होगा, होस्ट टू होस्ट अगर होगा किसी का, तो ज्यादातर बैंक्स फ्राइडे 3 बजे के बाद में ही हैक हुए हैं। तो ये इम्पैक्ट बहुत सिंपल है। पहला प्रोसेस जो है, अगर ये चीज होती है तो क्या होता है? तो ये चीज होती है तो जैसे कि रैंसमवेयर अटैक हो गया, मैंने बहुत सारे बैंक्स में ऑलरेडी देखा है 900 करोड़ तक लूटे गए थे। बट हमने उस बैंक्स को 3 दिन में, जितनी देर तक वो बैंक बंद थी दिवाली के टाइम पे, उतनी देर में उतना बैंक को ऑलरेडी रिवर्स करके आउटपुट लेके आए। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास इंसिडेंट रिस्पॉन्स था। इंसिडेंट रिस्पॉन्स मतलब क्या? अगर आपको पेट दुखता है तो आप किसको कॉल करते हो? आप क्या बोलते हो? अरे नहीं नहीं, मुझे मेरे दोस्त को कॉल करना चाहिए। नहीं, आप डॉक्टर को कॉल करते हो जो आपका दोस्त है पास वाला। तो आपके पास ऐसे कुछ चीजें होनी चाहिए कि यस आप तुरंत एक कॉल के ऊपर, सर ऐसा हुआ है, आगे क्या करना है। जैसे कि रेड बॉट है, वो भी आपको बता पाएगा, अरे ये प्रॉब्लम से इसको मुझे कैसे आगे आगे लेके जाना चाहिए। तो सर उसके बारे में और इन डिटेल बताएंगे। बट स्टिल ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको बहुत सिंपल लगेगी कि हमें आरबीआई ने बोला है तो लेना है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, ये रिएक्टिव अप्रोच है। इससे बिजनेस हैम्पर होता है, और बिजनेस हैम्पर जब भी होता है, हम इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई ये बोलता है कि अगर आप लोगों के पैसे हैंडल कर रहे हो तो 100% आप ऐसे जगह पे बैठे हो जहां पे आप उठ भी नहीं पाओगे और बैठ भी नहीं पाओगे। तो ये चीज, ये प्रॉब्लमेटिक जो स्टेटमेंट है, ये चीज हमें किस तरीके से लेना चाहिए कि अगर आपके पास लोगों के पैसे हैं तो उसके लिए आप सर्व कर रहे हैं जो भी आप मतलब जो भी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आप यूटिलाइज कर रहे हो, उसके अंदर के सिक्योरिटी सॉल्यूशंस आप यूटिलाइज कर रहे हो। तक मैंने देखा कि 3000 प्लस मैंने ऑडिट अब तक किए। इसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेके बैंक्स के रिलेटेड छोटे छोटे बैंक्स में जाकर भी, जहाँ पे 4 ही सिस्टम्स थे, ऐसे सिस्टम्स पे भी मैंने जाके देखा कि वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है कि अरे मुझे कैमरा चाहिए, तो कैमरा लगा दिया, बट उसके अंदर बैकअप ही नहीं है। ओके, सेम थिंग बैकअप सॉल्यूशन लगा दिया, बट बैकअप सॉल्यूशन का रिन्यू ही नहीं किया।
BCP-DR वहां पे बिजनेस कंटिन्यूटी पॉलिसी है ही नहीं, जो कि क्लाउड के आपके ऊपर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ऐसे बहुत सारी बैंक्स के, एक बैंक का महाराष्ट्र में एक बैंक थी, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, बट वो बैंक सिर्फ DCDR से बची हुई है। उसका पूरा जो DCDR का सर्वर था, वो सर्वर ही जल गया। बट आफ्टर 1 आवर जो क्लाउड कंपनी थी, क्लाउड कंपनी ने उसको DR डिजास्टर रिकवरी प्रोसेस पे डाला और वो बैंक चालू हो गया। वो बैंक बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच गया। कैसे? क्योंकि अगर बैंक के अंदर से पैसे नहीं निकलते हैं तो बैंक आपने लिक्विडिटी में भी जाके देखा है, बहुत सारे लोग पैसे निकालने या हमें पैसे नहीं, बैंक हैक हो गया, कल जाके उन लोगों को पता नहीं चलता है कि बैंक हैक एक्चुअली किस चीज से हुआ है, या बैंक के रिलेटेड कौन से पैसे गए हैं। बैंक के रिलेटेड RBI के पैसे जाते हैं ज्यादातर, राइट? ज्यादातर मतलब वही चीज होता है कि बैंक के रिलेटेड बैंक के पैसे जाते हैं, लोगों के पैसे नहीं जाते। तो लोगों के पैसे नहीं जाते, अगर बात बाहर फैल गई कि अरे ये प्रॉब्लम हुआ है, ये हैक हुआ है, ये इंसिडेंस हुआ है, तो अगर उसको प्रॉपर तरीके से इंसिडेंट रिस्पॉन्स तरीके से हैंडल नहीं किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है लिक्विडिटी की। बहुत सारे लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने उनको नहीं बोला तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है और मीडिया तक जा सकती है। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है कि आपको कंप्लायंट रहना है। तो कंप्लायंट अगर नहीं रहेंगे तो इंश्योरेंस जैसे ही आप ऐसे बोलते कि अरे मैं नाव में बैठ के जा रहा हूँ या मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मुझे सीट बेल्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं किसी के ऊपर भी गाड़ी चला दूंगा, किसी के मतलब कहीं पे भी मैं गाड़ी घुमा दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं। आपको आपका सीट बेल्ट मतलब आपका साइबर इंश्योरेंस है। बट सीट बेल्ट के लिए आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपके कंप्लायंसेस, मतलब सीट बेल्ट कैसा लगाना है, हाथ के लिए लगाना होता है क्या? नहीं, या पैर के लिए लगाना होता है, प्रॉपर तरीके से ही लगाना होता है कि आप यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप लगाएंगे और गाड़ी भी प्रॉपर कंप्लायंसेस प्रोसेस में ही चलाएंगे। तो सिंपल चीज है, अगर आपको कम से कम प्राइस में अगर साइबर इंश्योरेंस चाहिए तो आपको कंप्लायंस होना जरूरी है। अगर कंप्लायंस रहना है तो बहुत सारी ऑलरेडी सर्टिंग कंपनीज है, ऑलरेडी अलग अलग हमारे जैसी कंपनीज है, कंसल्टेंट्स है, आपके IT कंसल्टेंट है, आपके सर्टिंग कंसल्टेंट है, या आप गिरीश सर और टीम से आप बात कर सकते हो उनके प्रोसेस में, या रेक बोर्ड से आप बात कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये AI का बहुत अच्छे तरीके से आपने यूटिलाइज किया उसको, और बैंक को बहुत अच्छे से उसका फायदा होगा 100%। सो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप जो भी साइबर इंश्योरेंस के प्रोसेस में हम जाने वाले हैं उसके रिलेटेड मैंने कुछ कैटेगरीज भी निकाली है। तो कहाँ पे क्या इंसिडेंस होता है, मतलब नॉर्थ में क्या होता है या साउथ में क्या होता है या ईस्ट और ईस्ट में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आए हैं। मतलब मैं ये बताना चाहूंगा, मैं सिर्फ इंटरनल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज US में और बाकी की जगह पे होती है, आप दूसरा स्क्रीन दे दीजिए। हाँ, आई थिंक आप सेकंड थर्ड पेज पे आ गई। हाँ, यस, सेकंड पेज। सो जितने भी बैंक्स है उतने बैंक्स के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि आपका प्राइस कम होने के लिए आपको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कंप्लीट करनी पड़ेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे CEO साहब है, चेयरमैन साहब है, IT मैनेजर साहब है, VP है, इनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पे आए इस चीज के लिए कि यस लिस्ट ने ऑलरेडी ये प्रोग्राम आयोजित किया। बट इसमें मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा सर, जो भी आपकी IDT में इसको सीसा आप पढ़ाइए। जो सीसा है सर्टिफाइड एक सॉल्यूशन या सर्टिफिकेशन होता है सिक्योरिटी के रिलेटेड। अगर आप सीसा पढ़ाएंगे उनको और अच्छे से उनको प्रोसीड करेंगे तो 100% वो सीख पाएंगे और आपके बैंक के लिए वो एसेट बन पाएंगे। अगर बेसिक टू बेसिक कुछ LMS जो ऑलरेडी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके रिलेटेड कुछ वीडियोस अगर है तो उसको वो पढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि और ज्यादा सिक्योरिटी प्रोसेस में यहाँ पे आ सकते। बहुत सारे बैंक का मेरे पास एक सवाल आता है, जैसे कोई इंश्योरेंस, सर हमें इंश्योरेंस लेना है तो सर कितना लेंगे? सर हमारा अभी टर्नओवर 100 करोड़ है, तो हम ये काम कर दें, हम 10 करोड़ का लेते हैं, अगर हैकर हैक भी करेगा तो 10 करोड़ तक हैक करेगा, तो 10 करोड़ लेना ये कितना पॉसिबिलिटी की है? 10 करोड़ ही चाहिए। लोग ऐसे भी सोचते हैं अरे 10 करोड़ लिया लेने के बजाय हमारा साथ वाला जो बैंक है उसका 2 करोड़ का लॉस हुआ था, तो हमें
ज्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं देने हैं, हम एक काम करते हैं 5 करोड़ का ले लेते हैं। बट मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा यार, अगर इंसिडेंस होता है तो क्या क्या लॉसेस होते हैं, क्या लॉसेस होते हैं आपको पता है? कोई बताना चाहेगा क्या क्या लॉसेस होते हैं? आप लिस्ट में डाल सकते हैं। और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि आपको क्या लगता है बैंक का साइबर अटैक अगर हुआ तो खतरा कितना है? अगर साइबर अटैक अगर होता है तो आपको क्या लगता है कि पहला पॉइंट ये की है, बहुत ज्यादा, मध्यम, कम, पता नहीं, कभी चेक नहीं किया, तो आप 1 2 3 4 में चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मुझे ये आपको बताना है कि हम क्वेश्चन आंसर के जरिए हम ये संवाद स्टार्ट हुआ है अभी, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, आप भी मुझे उसका आंसर दीजिए। आपको क्या लगता है अगर बैंक के ऊपर साइबर अटैक हुआ तो आपको, यस, कस्टमर पर्सनल डेटाबेस लॉस होगा। ओके, नेक्स्ट। यस, सबसे बड़ा सैंडविच किसका होता है पता है? सीईओ सर, आईटी मैनेजर, ये दोनों का सबसे बड़ा सैंडविच होता है, मैंने देखा है ऑलरेडी। 2 दिन तक वो लोग, हाँ, रेपुटेशन भी जाता है, रेपुटेशन भी जाता है, यस, रेपुटेशन भी जाता है कि अगर ये चीज प्रॉब्लमेटिक हुई तो हम, अच्छा, यस, आई थिंक सौरभ सर पूछ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा। स्वप्निल सर, हाँ सर, आपको आवाज आ रही है? आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। हाँ, मैंने बता दिया उनको कि Yes. मुझे हम आपको बहुत क्लियरली सुन पा रहे हैं, सो आई थिंक यू कैन गो अहेड। परफेक्ट। सो बहुत सारे बैंक्स, अभी मैं पैरामीटर पे आता हूँ कि हमारा कंप्लायंस प्रोसेस हो गया, प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला हो गया। प्रोएक्टिव मतलब क्या कि मुझे धूप में जाना है तो पहले सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, राइट? बट मैं नहीं लगाता हूँ, क्या होता है, सनस्क्रीन से छाले पड़ जाते हैं, अलग अलग चीजें हो जाती है, फिर बाद में आता है अरे डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है, स्किन एलर्जी हुई है, अलग अलग चीजें हुई। तो जहां पे मुझे 20 रुपीज लगने वाले थे वहां पे मुझे 2000 रुपीज लग रहे हैं। ओके, वही सेम प्रोएक्टिव चीज आप जो कंप्लायंसेस करवा रहे हो, अब तक बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि बहुत सारे बैंक में 2007 2010 के सिस्टम यूटिलाइज किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स है उसमें, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर है कि वहां पे ऑलरेडी कनेक्टेड है बट आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन लेने के लिए आपको इंटरनल जो चेयरमैन सर है उनसे बात करके या वेंडर से बात करके उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर कुछ आगे जाके प्रॉब्लम्स होता है तो वेंडर को कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा, आईटी मैनेजर और सीईओ को फर्क पड़ेगा, चेयरमैन सर को फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेपुटेशन दांव पे लगी है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है वहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है कि अगर कोई भी साइबर इंश्योरेंस आप लेते हो तो सबसे पहली बात, अगर आप 2 करोड़ या 5 करोड़ सोच रहे हो तो क्यों, ये सोचो पहले, क्यों 5 करोड़, क्यों 2 करोड़? पास वाला बंदे ने 2 करोड़ का लिया था इसलिए मैंने भी वही ले लिया, बट उसमें सच में वो प्रोएक्टिवनेस है क्या जो आप सोच रहे हो? कि अगर फिशिंग अटैक हुआ आपके टीम से, ज्यादातर वही होता है। मैं आपको बोलूं, कोई भी इंश्योरेंस में अगर आप फिशिंग अटैक का क्लॉज नहीं डालते हो तो वो जो पेपर है वो बिना काम का है, ये मेरा मानना है एज अ पर्सनल। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक वहां से ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी टीम को साइबर अवेयरनेस कैंपेन्स आपको लगाने, कंटिन्यूसली कैंपेन्स लगाने। तो आप हमारे टीम से भी बात कर सकते हो, उसके रिलेटेड वो फ्री में साइबर अवेयरनेस कैंपेन कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे सबसे जो मैं बहुत देर से सोच रहा था कि वही पॉइंट बताऊं मैं, कि 2 करोड़ ही क्यों या 5 करोड़ ही क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि उसके 2 करोड़ गए थे इसलिए हमने 2 करोड़ ले लिया। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, आप 2 चीजें भूल जाते हैं। अगर बैंक 5 दिन अगर बंद रहा ना, बिजनेस कंटिन्यूटी लॉस होता है, एम्प्लॉय की सैलरी, उससे कुछ भी जीरो आउटपुट है। ओके, एम्प्लॉय का रेपुटेशन जो बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया या पेपर्स में जाए, न्यूज़पेपर में, अलग अलग चीजों पे हमें खर्चा करना पड़ेगा, उसका फॉरेंसिक ऑडिटर का खर्चा, इंटरनल लोगों का जो चीज वहां पे काम कर रहे हैं, जहां पे एक्टिवली कंसल्टेंट को बुलाया गया, बाकी की चीजों का,
वो खर्चा जोड़ना छोड़ देते हैं। 2 करोड़ ले लिया तो ऊपर का जो 50 लाख है वो कौन देगा? वो बैंक ही देगा, राइट? कोई पर पर्सन नहीं देगा, मतलब पर्सनली कोई चेयरमैन या सीईओ या आईटी पर्सन नहीं देगा। तो आपको ये समझना है कि इंटरनल ब्लेम गेम करने के बजाय आप पहले आपको सर टीम को इन्फॉर्म करना है। कोई भी चीज हो, सर टीम को इन्फॉर्म करना है, एक चीज हुई है, हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए। या आप अलग अलग कंसल्टेंट, आपके जो कंसल्टेंट है उनसे भी बात कर सकते हो। इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगी? जैसे ही आपको इंसिडेंस रहेगा, इंसिडेंस का प्रोसेस वहां पे होता है कि होस्ट टू होस्ट से अगर जा रहा है तो ऑलरेडी चेकर मेकर का प्रॉब्लम्स या मोबाइल बैंकिंग के अंदर चेंजेस करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ओके, तो वहां पे भी एक पॉसिबिलिटीज है। तो वो कैसे हो सकती है? क्या प्रोएक्टिवनेस हम वहां पे दिखा सकते हैं कि ये ऑलरेडी आपके सीबीएस जो है वो सर्टिन से कंप्लायंट है क्या? ऑलरेडी सीबीएस लिस्ट सीबीएस जो है, सर ने बदले से बताया कि यस वो कंप्लायंट है और वो हर साल हर 6 मंथली वो ऑडिट करते हैं, उनका कंप्लायंट प्रॉपर है, प्रॉपर प्रोसेस है, टेक्निकल पीपल है और वो कंप्लायंट अलग अलग प्रोडक्ट के रिलेटेड भी डालते हैं। सो बेसिकली ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होती है। मैं आपको यहाँ पे आज बताने जो जा रहा हूँ, तो अलग अलग रीजन के रिलेटेड अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल या मतलब अगर आप इसमें देखेंगे पॉलिटिकल गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी या इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ इशू, स्ट्राइक और क्लोजर के रिलेटेड, वही से वेस्ट में अगर आप देखेंगे कि नेचुरल हजार्ड से लेके अलग अलग चीजें या इंफॉर्मेशन लीकेज वगैरह, फायर से रिलेटेड या क्राइम के रिलेटेड अलग अलग चीजें। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये चीजें प्रॉब्लम्स कंडीशन करती है अलग अलग बैंक से। मैं ये इंडिया के रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के रिलेटेड बोल रहा हूँ। आपने अगर देखा होगा डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी, जो प्राइवेसी एक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, तो क्या ये बैंक के लिए है? ये इसके लिए अलग से एक सेशन भी हो सकता है। मैंने सर से वही बात किया था, इसके लिए अलग से हम सेशन भी लेंगे। बट पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेटा प्रोटेक्शन क्या है। आपका कस्टमर का डेटा अगर लीकेज हो जाता है तो 250 करोड़ तक आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। किसको? कस्टमर प्लस गवर्नमेंट को पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप कंप्लायंट नहीं होते हो तो। पहले जो चीजें थी कि यस हमें अलग अलग चीजों के रिलेटेड खर्चा करना चाहिए कि यस प्रमोशन के रिलेटेड या बाकी की चीजों के रिलेटेड, बट आफ्टर उरी अटैक, जो हमारे यहाँ पे उरी अटैक हुआ तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स कंडीशन देखी गई वो है कि अलग अलग पाकिस्तान की तरफ से या बांग्लादेश की तरफ से, अलग अलग नेपाल की तरफ से, जिनका नाम हमारे मित्र देश भी है नेपाल, तो उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे इश्यूज आए, या मलेशिया की तरफ से या अलग अलग कंट्री की तरफ से वो अटैक तैयार करने की कोशिश की और वो कंटिन्यूसली चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? उसके पीछे का रीजन भी बहुत सही है कि आपकी इंटरनल जो वेबसाइट है, बहुत सारे बैंक मैनेजर को मैं जब पूछता हूँ या आईटी मैनेजर को पूछता हूँ कि सर आपका वेबसाइट आपको ऑडिट करना पड़ेगा, सर नहीं नहीं उसके ऊपर तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, कोई जरूरत नहीं है। बट अगर वहां पे आपकी वेबसाइट के ऊपर फोन दिखना स्टार्ट हो गया और किसी रिपोर्टर ने या किसी पर्सन ने, कस्टमर ने अगर देखा वो प्रॉब्लम है, आप ये भी देखते हो कि अरे हम एचडीएफसी और एक्सिस नहीं है तो कौन देखेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ये रेपुटेशन का सवाल हो जाता है, तो वहां पे इम्पैक्ट और ज्यादा हो सकता है। और वहां पे अगर डेटा लीकेज हो गया, मैं बोल रहा हूँ परसों के पहले, मैं बोल रहा हूँ 3 दिन के पहले अगर डेटा लीकेज हो जाता था तो प्रॉब्लम नहीं था। अब प्रॉब्लम है, अगर किसी का भी डेटा लॉस होता है तो उसको पेनलाइज होगा और वो इतना बड़ा होगा कि मिनिमम 250 करोड़ तक उसको पेनलाइज होगा। यस नेक्स्ट। तो अगर ये पेनलाइजेशन से बचना है तो आपको साइबर इंश्योरेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो साइबर इंश्योरेंस के प्रोसेस में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइबर इंश्योरेंस बैंक के लिए चाहिए कि या कस्टमर के लिए भी चाहिए। कस्टमर के लिए भी मिल सकता है, ओके, बट सबसे पहले आप बैंक के लिए स्टार्ट कीजिए कि बैंक के प्रोसेसेस में आप इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, क्या लेके जा सकते हो। तो आपको बफर रखना है, कोई भी अगर 5 करोड़ का है मिनिमम आपको डबल का बफर रखना है।
क्यू डबल का बफर रखना है, तो उसका एक पैरामीटर है, वो पैरामीटर हम 1 to 1 अगर बैंक जो भी बैंक चाहती है तो गिरीश सर हम एक साथ में 1 to 1 बैंक का सेशन रखेंगे, अगर उनको साइबर इंश्योरेंस चाहिए तो उस चीज में हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं पर्सनलाइज जाके 1 to 1 बैंक से। हाँ, सो बेसिकली इंश्योरेंस आपको 101% आपको देना चाहता है, जो भी इंस्टॉलमेंट से आप करना चाहते हो, ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख व्हाटएवर जो भी बनेगा, बट उसके रिलेटेड जैसे मैंने बोला कि रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आप नेक्स्ट स्लाइड आप ले लीजिए। हाँ सो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। थर्ड पार्टी लायबिलिटीज मतलब क्या, आपके अलावा आपके पार्टनर, मतलब कोई भी पार्टनर हो, उसका अगर ब्रीच होता है तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आपके ऊपर कोई भी इंपैक्ट अगर पड़ेगा तो वो किसके ऊपर पड़ेगा, आपके जो पार्टनर्स या वेंडर्स होंगे, उसका भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज का एक सेक्शन होता है, आपको क्लिक करना पड़ेगा वहां पे। अगर कोई वेंडर्स का प्रॉब्लम होता है, उससे आपका डेटा इंपैक्ट होता है, इफ कंडीशन, और उसका वॉल्यूम है 300 करोड़ सपोज की, और 300 करोड़ का उनका जो प्रोसेस है 250 करोड़ का ऑलरेडी उन्होंने इंश्योरेंस लिया है, तो मिनिमम आप पकड़ के चलो ऊपर का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपके इंश्योरेंस से कट सकता है। ये प्रोसेस कैसे है, क्योंकि आप सिक्योर हो सकते हो उस चीज में कि भाई मेरा पैसा एक्चुअल पैसा नहीं जा रहा है, 1 लाख में मुझे 10 करोड़ का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 10 करोड़ का अगर मिलता है तो वो उस प्रोसेस में मैं इंस्टॉलमेंट डालने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट उस हिसाब से मुझे फनल भी देखना पड़ेगा कि कितना मेरा कंप्लायंसेस है। उसके लिए मुझे 1 लाख में 10 करोड़ मिल रहा है, ये 1 लाख में मुझे सिर्फ 50 लाख का मिल रहा है, वो चीज भी आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक असेसमेंट है, गिरीश सर की टीम और मेरी टीम आपके 1 to 1 कनेक्शन में जाएगी और उसका असेसमेंट करेगी कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपके जो असेसमेंट फॉर्म है, असेसमेंट फॉर्म से आपके कितने कंप्लायंसेस पेंडिंग है और कंप्लायंसेस कैसे करने चाहिए, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल जीरो शॉर्टकट। आप जो भी सोचेंगे कि नहीं मैं क्लिक कर दूंगा बाकी के प्रोसेस कर दूंगा, बिल्कुल आप शॉर्टकट मत यूटिलाइज कीजिए। बहुत सारे लोग आपको शॉर्टकट बोलेंगे कि यस सर आप ले लीजिए बाद में कंप्लायंस कर लीजिए, बट मैं आपको विनती करता हूं कि अगर आपके बैंक को आपको बचाना है 101% कंप्लायंसेस वाले चीजों के ऊपर ही आप भरोसा कीजिए। मैं आपको बताता हूँ आपके पास लोगों के पैसे और आपकी खुद की जॉब भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट रेपुटेशन है, सबसे ज्यादा बड़ी रेपुटेशन। एक बार भी अगर पॉइंट इश्यू आ गए ना तो भी वो निकालने के लिए 10-10 साल निकल जाते हैं। सो बेसिकली ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे इंटरनल कोई लॉस होता है बैंक के अंदर, जैसे कि सेकंड पॉइंट आप अगर बीच का पॉइंट अगर देखेंगे, डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेस या इनकम लॉस या रिस्टोरेशन लॉस, मतलब हार्ड डिस्क खराब होगी, आपके पास डेटा पैकेज आपका डीसीडीआर, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हैं ऑलरेडी मार्केट्स में, जैसे ईएसडीएस है, पाई डेटा सेंटर है या बाकी की चीजें। उसके अलावा आपके इंटरनल अगर गिरीश सर या इंटरनल अगर आपकी सीबीएस कंपनी है अगर क्लाउड के ऊपर आपको दे रही है तो उसका प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा कम वेंडर रखने का कोशिश कीजिए, कम से कम। ज्यादा बहुत सारे वेंडर कर दिए और उनको एक दूसरे का राशि मैट्रिक्स ही पता नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी जो प्रोसेस है वही पता नहीं, वो क्लियरिटी कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लियर केपीआई फिक्स कर दीजिए वेंडर्स के कि भाई ये 1 2 3 चीजें मुझे एसएलए क्लियरिटी ले लीजिए। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि अगर मुझे इंपैक्ट हुआ तो मुझे ये रिस्पांस मिलना चाहिए, ये रिस्पांस मिलना चाहिए, ये रिस्पांस मिलना चाहिए। उसके रिलेटेड ऑलरेडी गिरीश सर एलएमएस तैयार कर रहे हैं क्या करना चाहिए, तो उसको आप प्रोएक्टिवली अप्रोच करो। आप कोई भी सीबीएस यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बोलने का मतलब कि कोई भी सीबीएस आप यूज करो कोई दिक्कत नहीं। आप जहां पे अच्छी चीजें मिल रही है ना, जैसे कि रांचो करता था 3 इडियट्स में, जहां पे अच्छी चीजें मिल रही है वहां पे पढ़ लो, तो पढ़ लो तो सही, ओके। जो चीजें वो पढ़ लो, जो चीजें आपके टीम को बतानी चाहिए वो टीम को पढ़ा लो। जैसे आपकी टीम स्किल होगी ना, मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। मैंने बहुत सारे बैंक के इसमें कंसल्टिंग वही चीज के लिए किया है, साइबर के रिलेटेड
बाकी के बिजनेसेस के रिलेटेड बोल रहा हूँ, आप सेल्स मोटिवेशन वाले टीम बनाओ। आप HDFC एक्सिस बैंक में जब जा रहे हो, देख रहे हो वहां पे 10 से 20 लोग सेल्स के ऊपर सर अकाउंट ओपन करो, आप भी वो चीज करो, ज्यादा बिजनेस बढ़ाने के पीछे करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें। इसके लिए आपको क्या लगेगा, एड ऑन्स लगेंगे। जो सीबीएस, कोई भी सीबीएस हो, सर ने जैसे बोला, कोई भी सीबीएस हो आप उसमें एड ऑन डाल सकते हो, यूटिलाइज तो करो, प्रोएक्टिवली जाओ तो सही, एक बार यूटिलाइज करो, चेक करो उस चीज के लिए। बट मेन पॉइंट पे मैं फिर से आता हूँ, इसके लिए कंप्लायंसेस और बाकी की चीजों को मत भूलो। वो चीज कंप्लायंसेस के लिए आपको आज से ही, अगर आपको लगता है कि आपके बैंक के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डीपीडीपी एक्ट, इंश्योरेंस और बाकी चीजों के लिए आप आईटी मैनेजर को इंटरनल सीबीएस का काम देना बंद करो। उसके लिए अलग से एक टीम बिठाओ, उसके लिए अलग से प्रोसेस करो, उसके लिए वीसीसो का अरेंजमेंट, अगर कोई भी कंसल्टेंट आता है उसको वीसीसो का करो जो सीसा सर्टिफाइड हो। आपकी इंटरव्यू टीम को भी सीसा सर्टिफाइड के वीडियोस और बाकी के प्रोसेस करने के लिए बोलो, मतलब ओके। सो बेसिक चीजें जैसे सर्विस के रिलेटेड है कि आपको फॉरेंसिक के रिलेटेड जैसे ही क्लॉजेस आपको रखने हैं ना, जैसे थर्ड पार्टी वाला या फर्स्ट पार्टी वाला, जैसे यहाँ पे आपने देख रहे होंगे क्राइसिस मैनेजमेंट, ओके, मतलब इम्पैक्ट हुआ, पहला इम्पैक्ट के रिलेटेड फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो भी बंदा काम करेगा उसके लिए। पब्लिक रिलेशन, मतलब पब्लिक रिलेशन आप बता सकते हो क्या? पब्लिक रिलेशन मतलब न्यूज, ओके। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जो भी सर्विसेज हम जैसे करते हैं, इन्वेस्टिगेशन अगर करते हैं, कहां से हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, ओके, अलग अलग चीजें, कहां पे गए, ये सभी जो प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स हैं, इसके लिए आरबीआई को एक प्रॉपर 20 डेज के अंदर या मैक्सिमम 45 डेज के अंदर एक पूरा डिटेल सर्टेन रिपोर्ट लगता है। वो सर्टेन रिपोर्ट क्यों लगता है कि ये चीज क्यों हुई, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, ओके। ये सभी प्रोसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सर्विस लगती है। लीगल कंसल्टेशन, आपके यहाँ पे अगर बैंक में लीगल नहीं है तो वर्चुअल लीगल हायर कीजिए। आप अलग अलग भारत न्याय .ai करके भी कुछ कंसल्टेशन प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा उस चीज में। सो वहां पे भी आप एज ए कंसल्टेंसी, लीगल कंसल्टेंसी आप ले सकते हो। नोटिफिकेशन सर्विस, क्रेडिट मॉनिटरिंग सर्विस, स्पेशलाइज्ड वेंडर एंगेजमेंट के रिलेटेड अगर कुछ है, इंसिडेंट होता है तो उसके इंपैक्ट या उसके इंश्योरेंस क्लॉजेस हमारे इंश्योरेंस के प्रोसेस में होने चाहिए। ये अगर नहीं होगी तो 100% प्रॉब्लम है। इंश्योरेंस को लेने के लिए भी मैं ये आपको बताना चाहूंगा, कोई भी इंश्योरेंस के पास आप जाइए, अगर मैं जो टिक मार्क बोल रहा हूँ ना, ये 3-4 चीजें उसमें अगर नहीं है तो मत लीजिए दिन की। उसके लिए अगर प्रीमियम ज्यादा जा रहा है तो आप ले लीजिए, बट वो क्लॉजेस होनी चाहिए। आपने अगर इसको अनदेखा किया तो 100% वो सिर्फ पेपर रहेगा, नाम के लिए, आपको सिक्योर नहीं करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो कोर प्रोटेक्शन के रिलेटेड या रिस्पांस कवरेज के रिलेटेड अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग डैमेजेस को कैसे कवर किया जाता है या अलग अलग प्रोसेसेस को कैसे कवर किया जाता है, ये पीपीटी भी मैं आपको सर के जरिए आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सके। इवन अफेक्टेड जो पर्सन जो हुआ है, मतलब आईटी पर्सन, उसके मॉक ड्रिल होनी चाहिए। उसके लिए अगर इंसिडेंस हुआ तो क्या होगा, तो वो एंजाइटी लेवल में नहीं जाना चाहिए, वो कल जाके अरे उसने कुछ तो अलग से कर दिया, ऐसा भी नहीं, ब्लेम गेम भी नहीं होना चाहिए। तो वो चीजें क्यों, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉब्लम है। फायर सेफ्टी का जैसे मॉक ड्रिल होता है, वैसा डीआर ड्रिल का जैसे मॉक ड्रिल होता है, साइबर इंसिडेंट्स का भी मॉक ड्रिल होता है। 1 2 3 4 क्या स्टेजेस होंगे, तो साइबर एम्बेसडर करके ऑर्गेनाइजेशन ये साइबर ग्रीवेंसेस प्रोसेस भी प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजों के लिए आपको अलग अलग छोटी छोटी चीजों में टीम को देना पड़ेगा। आप अगर आईटी मैनेजर हो, आपको मेल लिखना चाहिए आपके पर्सन्स को, आपके प्रोसेसेस को, आपको वहां पे जाके वो प्रोसेस कर सकते हैं कि यस हमें ये बेसिक सर्विसेज लिस्ट से हमें लेनी है, अलग अलग चीज से ये प्रोजेक्शन लेना है, रैक के रिलेटेड, साइबर के रिलेटेड, इंसिडेंट्स के रिलेटेड, अलग अलग एप्लीकेशन के रिलेटेड, हमें
टेस्ट करने के लिए आगे जाना है। क्यों? बहुत सारे जगह पे ये अटक जाता है कि नहीं नहीं आप एक काम करो, अभी वाला 2007 वाला सिस्टम रखो, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो वो जो चीज है वो अगर आप आपकी तरफ से नहीं डालते हो या कोई सीईओ यहाँ पे अवेलेबल है, अगर वो डिसीजन नहीं लेते तो इम्पैक्ट अगर जब भी होगा तब पहला सैंडविच आपका ही बनेगा। तो वो सैंडविच ना बने इसीलिए ये प्रोएक्टिव स्टेप बहुत जरूरी है। जैसे प्रोसेस के लिए अगर मैं बहुत सारी जगह पे जब देखता हूँ ना कि आफ्टर इम्पैक्ट कि ब्लेम गेम चलता है कि अरे इसकी वजह से हुआ, ये तो करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। जहां पे 20 लाख में कंप्लायंसेस हो सकते हैं बड़ी बैंक्स के, वहां पे 2 करोड़ लग जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो पैसा गया उसका, ऑलरेडी इंश्योरेंस नहीं निकाला उसका, ऑलरेडी फॉरेंसिक को दिया उसका, ऑलरेडी रेपुटेशन गया उसका, ऑलरेडी आपके टीम को जो चीजें प्रॉब्लमेटिक हुई उसका, अगर टीम चली गई तो दूसरा पर्सन आने का उसका, और बहुत सारी चीजें। तो ये चीजों को करने के लिए कोई भी साइबर इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं बोलेगी कि सर ये ले लो, कंप्लीट नहीं करेगी। आपको कंप्लायंट होना पड़ेगा। कंप्लायंट के स्टेजेस हम बताएंगे आपको कि क्या क्या आपको कितना मेजर तक जा सकता है, क्या प्रोसेस हो सकता है। 101% उसमें आउटपुट आएगा। और जब भी आप इंश्योरेंस लेंगे, जब भी आउट प्रॉब्लम होगा आपको क्लेम मिलेगा। ओके, क्लेम मिलेगा, इसके लिए ही हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। ओके, दोस्त ने निकाला कि यस इंश्योरेंस है मेरा, अरे मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ, कहाँ पे डाल रहा हूँ नहीं पता। वही सेम चीज मैंने इंजीनियरिंग लिया, उसने भी इंजीनियरिंग ले लिया। ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज होगा, उसका इम्पैक्ट होगा तो वो अलग से सोचेगा, बट आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा, आपको पता ही नहीं होगा आपको क्या करना है। नेक्स्ट इसमें सॉरी नेक्स्ट नेटवर्क सिक्योरिटी क्लेम्स के लिए अलग अलग डैमेजेस, मतलब पीछे वाला, हाँ थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज में, हाँ पहला इसके किया ना। नेटवर्क सिक्योरिटी क्लेम्स में अगर आपका हार्डवेयर, मैं आपको बोल रहा हूँ फायरवॉल, वो डैमेज हो जाता है, ओके, उसके रिलेटेड कुछ इंटरनल डीडोस अटैक या बाकी की चीजें हो जाती हैं, तो उसके लिए भी ये क्लॉजेस हमें उसमें एडेड होने चाहिए कि हार्डवेयर के रिलेटेड अगर होंगे, फिशिंग सिमुलेशन सॉरी फिशिंग अटैक के रिलेटेड अगर होते हैं, मीडिया लाइबिलिटीज के, मतलब अगर कोई अलग अलग चीज डाल रहा है कि यस अटैक नहीं हुआ है, बट वो बोल रहा है कि अटैक हुआ है, मतलब आपके इंटरनल में कुछ भी नहीं हुआ है, बट किसी अदर पार्टी में, मैं आपको यहाँ पे चेयरमैन सर को स्पेशलाइज बोलना चाहूंगा या सीईओ सर को, यहाँ पे आईटी मैनेजर्स नहीं आते हैं। मीडिया लाइबिलिटी स्कीम में कोई अदर विरोधी पार्टी का जो बंदा होता है वो कुछ क्लेम कर देता है, अरे ये चीज ऐसा हुआ, इनके इसमें ये प्रॉब्लम है, ये लोन के रिलेटेड ऐसा ही कर रहे हैं, इन्होंने 10,000 लोगों को लोन बांट दिया, उससे रिकवरी नहीं हो रहा है, एनपीए इशू आ रहा है। उसने अगर मीडिया में, व्हाट्सएप में, डिजिटल मैडम में अगर बोल दिया तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए भी इंश्योरेंस चाहिए आपको। उसके अब ये किसी ने सोचा ही नहीं था, वो चीज चाहिए, राइट। वही सेम चीज अगर ट्रेडमार्क वायलेशन होता है तो आपका लोगो का कलर सेम बैंक ने दूसरे बैंक ने ले लिया, या उसने किसी ने क्लेम कर दिया अरे ये तो मेरा सेम है, कल जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीजें आपको, आपका लोगो ट्रेडमार्क अपडेटेड है क्या, मेरा क्वेश्चन, आप सिंपल सब्जी है, अपडेटेड है क्या। तो अपडेटेड रजिस्टर और ट्रेडमार्क टीएम है क्या, पहला चीज। दूसरा, आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट, सभी वेंडर्स और बाकी की चीजों वाली एसएलए है क्या। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंपैक्ट करता है तो उसके लिए आपके पास टीम है क्या आंसर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, तो मुझे, मेरा क्वेश्चन है, अभी पोल में लूंगा, पोल के अंदर आप प्लीज, अगर आप सभी लोग सुन रहे हैं तो क्या आपके बैंक के पास साइबर इंश्योरेंस है क्या, अब तक आपने लिया है क्या। और ये वाला पहला क्वेश्चन है, बाकी दूसरा क्वेश्चन में बताता हूँ, यस और नो। यस, ओके, बहुत सारे लोगों ने अभी पिंग करना स्टार्ट किया है, मैं देख रहा हूँ।
यस ओके ओके, मतलब पहला चीज है कि पूरा कवरेज है, बोले कि नहीं नहीं छोटा छोटा कवरेज है, नहीं लेने की सोच रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है कि लेने की सोच रहे हैं, और चौथा पॉइंट यार लेने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें चाहिए। ओके, तो ये चीज में सिर्फ 2 या 3 लोगों ने आंसर किया, अभी लोग आंसर कर रहे हैं, प्लीज आप आपका भी आंसर कर दीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ये चीज यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, कल जाके इम्पैक्ट होगा, तो आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे। आपको क्या लगता है साइबर, मतलब साइबर की चिंता है क्या? पहला पॉइंट है कि डेटा लीक हो सकता है ग्राहक की, जैसे सर ने बोला, रैंसमवेयर अटैक या सिस्टम लॉक होना, यूपीआई नेट बैंकिंग फ्रॉड के रिलेटेड है, या इंटरनल आरबीआई ने अगर आपके ऊपर कुछ थोप दिया कि भाई ये आपने गलत किया है, उसका रिलेटेड पेनल्टी है, तो ऐसा चीज आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी कंप्लायंस प्रॉब्लम है, आपको लगता है क्या? मेरा क्वेश्चन आप समझ रहे हैं? आपके पास साइबर इंश्योरेंस है क्या? अगर है तो आपको लगता है कि साइबर चिंता, मतलब साइबर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये इम्पैक्ट हर बैंक को, हर पर्सन को आ सकता है। आपकी बैंक वीएपीटी गैप सार असेसमेंट करवाती है क्या? कुछ आंसर आप कर पाएंगे? अगर आप आंसर कर पाएंगे, जैसे प्रोएक्टिवली, अगर देखो मराठी में एक बहुत बड़े कीर्तनकार है, उनका नाम है इंदुरकर महाराज। तो मैं ना ही इंदुरकर महाराज हो, ना ही आप श्रोते हो, तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर आंसर करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि जो रिएक्शंस है वो चीजें आपको समझ में आ रही है। अगर वो चीज नहीं होगी तो वो ये ऐसा है कि चेयरमैन साहब ने वो लिंक के ऊपर क्लिक करने के लिए बोला था, यहाँ पे हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये इम्पैक्ट आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए और आपके जॉब के लिए बिल्कुल सही नहीं है, मैं आपको यही बताना चाहूंगा। अच्छा, उनको कांटेक्ट, यस हम ही आपको कांटेक्ट करेंगे, आप सर के जरिए, गिरीश सर के जरिए आपको लिस्ट भेजेंगे, और पर्टिकुलरली जो भी कंपनीज है उनके साथ आपको कनेक्ट करवा के देंगे। यस, थैंक यू सो मच। जो भी अभी ये सेशन देख रहे हैं, प्लीज आप ये ध्यान से सुनिए, अगर आप ये चीज सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही खराब आने वाला है। अगर ये चीज सच में आप सुनना चाहते हैं इंश्योरेंस की प्रोसेस में या बाकी की चीज में, आपकी जॉब, आपकी बैंक की रेपुटेशन, आपकी इंटरनल स्किल्स और आपकी स्किल्स के अलावा आपकी इंटरनल प्रोसेसेस को और ज्यादा बढ़ाएगा। यस, सो रेगुलेटरी कॉस्ट एंड फाइन्स, अलग अलग पेनल्टीज और बाकी की चीजें लगती है, वैसे कॉन्ट्रेक्चुअल पेनल्टीज जो आती है ई पेमेंट्स केस में, अगर आप पेमेंट गेटवेज आपका खुद का है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स का खुद का पेमेंट गेटवे नहीं होता है, बट ये चीज में वहां पे पेनल्टीज लगती है, इसलिए साइबर इंश्योरेंस की जरूरत होती है बीएफएसआई सेक्टर में स्पेशलाइज। नेक्स्ट स्लाइड। जस्ट टाइम चेक अमर जी, हमारी जो सेशंस होती हैं वो 1.5 घंटे का होता है, 5:30 हमें क्लोज करना था, बट नेवर माइंड, आई एम श्योर जो लोग जुड़े हैं उनको भी ये टॉपिक इंटरेस्ट का और मतलब का रहेगा, तो और कितना टाइम लग सकता है लगभग? मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट लूंगा सर आपको यहाँ पे। नो वरीज, जितने भी बैंक है उनको मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि अगर आप साइबर इंश्योरेंस के रिलेटेड, एक आप स्लाइड आगे करेंगे, 1 मिनट पीछे, पीछे साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान जो होता है सीसीएमपी, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको आईएसओ 27001 को इम्प्लीमेंटेशन अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उसके लिए कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप रिसर्च टीम के साथ बात कर सकते हैं, हम उनसे आपसे कनेक्टेड रहेंगे। थर्ड पॉइंट, आपके जितने भी ऑडिट्स है वो एक ही वेंडर से की है, क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 साल में या 2 साल में, 3 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट आप करवाते हो, एक ही वेंडर से आप करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आएगा, क्योंकि एक संलग्न होता है कि अगर गैप किया, सार किया, बाकी की चीजें की,
हम ज्यादातर वही चीज कर रहे हैं। अगर साइबर के रिलेटेड आप चीज कर रहे हो तो आप जो भी चीज आप सोच रहे हो ना, आप ये मत सोचिए कि कोई बड़ी, मतलब छोटी छोटी, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज भी स्टार्ट हुई है। तो वो छोटी छोटी कंपनीज क्या करती है कि उनको सिर्फ ये दिखाना है कि हम L1 आ सकते हैं, L1 प्राइस पे जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। बट आप प्लीज ना कीजिए इसका। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लगे तो जो बड़ी कंपनीज है, ओके, जो बड़ी प्रोसेस के लिए हम दे देते हैं। अगर हमारे पास भी देखेंगे, मैं ये बोलता हूँ कि 425 बैंक्स हमारे पास कंटिन्यूसली ऑडिट करवाती है इस चीज के लिए कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाते। अगर बैंक बोलती है कि सर मेरा ये पॉइंट जो है ना वो छुपा दो, हम बोलते हैं सर आप ये पॉइंट रखो, हम आरबीआई से बात करेंगे, इसके लिए आपको टाइम लगेगा। 101%। आप छोटी कंपनी जो 2 या 4 लोग है ना, उनसे प्लीज आप मत करवाइए। आपको 20,000 में ऑडिट मिल जाएगा, बट जो सिर दर्द मिलेगा ना उसके लिए 2 लाख लेने पड़ेंगे और हार्ट का ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कौन सा तरीका चूज करते हो वो देख लीजिए। ह्यूमन एरर, टेक्निकल फेलियर, साइबर अटैक, कोई भी कंपनी है उस चीज को अगर आप देख रहे हो, अगर 5-10 साल की कंपनी है ना साइबर सिक्योरिटी में, तो ये आप उसके साथ जाइए। बिल्कुल मत जाइए कि जो जो छोटी छोटी, क्योंकि 2015-16 में भी मैं खुद जब स्टार्ट किया था तभी भी मैं 5 साल का एक्सपीरियंस रखता था इंडस्ट्री में। उसके बाद हमने वो प्रोसेस स्टार्ट किया बैंक्स में। ऑलरेडी मैं 2015 से काम कर रहा हूँ। अब तक बहुत सारे मतलब पूरा दशक गया। अभी हम यहाँ के बजाय अगर आप देखेंगे कि अबू धाबी इस्लामिक बैंक है, या अलग अलग दुबई की बैंक है, या दाहबशील नाम की सोमालिया के बैंक है, या इंटरनल इंडिया में भी बहुत सारे बैंक है, या अगर आप देखेंगे रिलायंस है, अदानी है, या मिंत्रा है, ओएनजीसी है, ऐसे बड़े क्लाइंट्स के प्रोसेसेस में भी ऑडिट का काम किया है और 130 लोगों की टीम है। तो ये चीज का इम्पैक्ट में क्यों देना चाहता, यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं करना चाहता। आप जो भी कंपनी के पास जाएंगे कंप्लायंसेस प्रोसेस में उसको पूछिए कि सर आप ऐसे करेंगे कि हमारे साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर उसके कंप्लायंस है तो सीसा, सीसम, सीरिक्स अगर ऑडिटर है तो ही उनसे प्रोसेस करवाइए। एटलीस्ट मिनिमम सीएच होना चाहिए। जो ऑडिटर है वो सीएच होना चाहिए। ग्रीवेंस वाला जो बंदा है वो जो गैप असेसमेंट कर रहा है वो एटलीस्ट आईएसओ सर्टिफाइड लीड ऑडिटर या लीड इंप्लीमेंटर होना चाहिए। ये चीज हमने भी सीखी कि यस क्यों चाहिए, क्योंकि उसके पास स्किल है और वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर पाएगा। अगर वही चीज करना है तो आईटी मैनेजर भी 2-3 लाइन लिख के कॉपी पेस्ट करके कर सकता है, बट वैसे मत कीजिए। ओके, यहाँ पे बिजनेस इंटरप्शन के लिए ह्यूमन एरर, टेक्निकल फेलियर में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। साइबर अटैक्स के रिलेटेड मैलिशियस अटैक या डिडोस अटैक या अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट, अगर कुछ भी होता है तो उसके रिलेटेड आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। सेकंड पॉइंट थोड़ा फास्ट कीजिए। साइबर क्राइम, हाँ नेक्स्ट किया आपने। हाँ और अलग अलग ये चीजें मैंने बताई, आप आगे जाइए। यस, ये पीपीटी में शेयर कर दें, ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए। बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस में, जैसे मैं साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बताया, वैसे साइबर एम्बेसडर का आप ग्रीवेंस मैनेजमेंट रिड्रेसल प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो फ्री है। साइबर अवेयरनेस प्रोसेस पे भी आप कर सकते हो। अगर न्याय के रिलेटेड बाकी की चीज चाहिए तो भारत न्याय करके ये है, आप उसके प्रोसेस में भी जा सकते हो। और बहुत सारी चीजें जैसे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के लिए आपको जाना है तो रेगबॉट जो लिस्ट का बना हुआ है उसको आप यूटिलाइज कीजिए, अगर आप कोई भी सीबीएस से हो तो भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एसएलए एग्रीमेंट्स, ये सभी चीजें होनी चाहिए। और हम 101% आपके साथ आएंगे। आप प्लीज गिरीश सर के साथ आप जैसे भी जुड़े हो, प्लीज आप लिस्ट के साथ आप आपका नंबर साझा कीजिए कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत है या कंप्लायंसेस की जरूरत है या कुछ प्रोडक्ट की जरूरत है। 101% उस प्रोसेस में जा सकता है। और इस सर ने कुछ रवाल सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। What will be the cost for 1 tier and 2 tier cyber security to configure firewall other instruments for the same? नियर अगर सोफोस फायरवॉल या सोनिक है तो मिनिमम 15,000 तो 50,000 के आसपास नियर बाय कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट जाता है। अगर फायरवॉल आपको लेना है
तो उसका नियर बाय कॉस्ट अगर आपके कितने यूजर है उसके हिसाब से जाता है। तो 35,000 to 60,000 के आसपास वो जा सकता है। आप डायरेक्टली लिस्ट के हार्डवेयर टीम से भी आप बात कर सकते हो, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे रविंदर सर और बाकी की टीम आपको बता पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश पावर यूटिलिटी के लिए, विप्रो के लिए, कॉस्मोस बैंक के लिए बहुत सारे अटैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको लगता है आपके यहाँ पे अटैक नहीं होगा? 100% होगा। उसके लिए आपको प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। जैसे कोविड में आपको कोविड हुए बिना आपने लस क्यों लिया? जो कोविशील्ड था क्यों लिया? उसके पीछे का रीजन था, लोग मर रहे थे। ये चीज वैसे ही है कि बैंक को इश्यू नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको सिक्योरिटी आपके डिसीजन के ऊपर इंपॉर्टेंट है। जो भी सीईओ, चेयरमैन सर और आईटी मैनेजर, मैं इनको दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी चीज आप कीजिए कंप्लायंस इसके प्रोसेस में कीजिए। अगर कुछ भी आपको हेल्प लगे तो मैं 24/7 अवेलेबल हूँ और गिरीश सर की टीम भी अवेलेबल है, रविंदर सर भी अवेलेबल। सो प्लीज आप उनसे कम्युनिकेशन रखिए। जितने भी बैंक्स यहाँ पे अवेलेबल है या आपकी जो आस पड़ोस वाली बैंक से, उनको भी ये चीज साझा कीजिए कि आपको ये क्यों जरूरी है। आरबीआई ने बोला इसलिए नहीं है, डीपीडीपी एक्ट आया है, कुछ भी इम्पैक्ट होगा, अगर कुछ भी प्रोसेस होगा तो पहला एक ही चीज आता है। आपको गवर्नमेंट का चीज तो पता है, उन्होंने वही चीज बोला कि नहीं कुछ भी है कंप्लायंस नहीं तो इसको निकालो, मर्ज करो, खत्म करो। तो वो चीज नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको क्लियरिटी रखना है। तो मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा लिस्ट और पूरे टीम को। गिरीश सर आपको भी थैंक यू सो मच, और आपको सबको जो लोग यहाँ पे सेशन में आए। नेक्स्ट टाइम मैं ये सुझाव देना चाहूंगा, ISO 27000 इम्प्लीमेंटेशन या डीपीडीपी एक्ट के रिलेटेड हम क्या बात कर सकते हैं। ये सभी चीजें हैं, जैसे कि अलग अलग चीजें आप रिक्वायरमेंट कैसे कर सकते हो साइबर इंश्योरेंस के रिलेटेड। परफेक्ट। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपने अपने समय निकाला और इतना महत्वपूर्ण विषय हम सभी को सुनाया। लगता है कि अभी भी हम पार्टिसिपेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस है अभी आप अनम्यूट करके भी बात कर सकते हैं। दो ही जो क्वेश्चंस चैट पे से आए थे उनको हमने ऑलरेडी ले लिया है। तो अगर किसी और को कुछ और पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो हम इस संवाद की कड़ी को यहाँ पे समाप्त कर आप सकते आपका हैं। मेल आईडी अगर देंगे यहाँ पे, नंबर और मेल आईडी, ताकि हाँ जी। बैंक जो नई बैंक है वो आपके साथ कम्युनिकेशन कर पाएगी। आप हाँ जी। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने आज क्वेश्चन नहीं पूछा ना तो आप कभी पूछ नहीं पाएंगे। ये सबसे क्वेश्चन मराठी में जो बोलते हैं ना की प्रश्नाचे का प्रश्नच नाही आहे। ओके, म्हणजे प्रश्न असा आहे की आपल्याला प्रश्नच येत नाहीये। सो बेसिकली आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि क्या पूछे। तो अगर आप सभी लोग मिलके एटलीस्ट एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, सर मेरा एक सवाल है, तो एटलीस्ट बाकी के लोगों को आपको जो मन में आया है, आपके दिमाग में जो चीज है वो सामने आएगी, तो 10 बैंक को भी फायदा होगा। यस परफेक्ट सर। यस। आई थिंक अमर जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनकल्याण कुछ तो पूछ रहे हैं सर, गिरीश सर। हाँ, वो मेरे लिए कुछ पूछ रहे हैं तो ठीक है, वो हमें पूछ सकते हैं। हम थोड़ी देर और रहेंगे। तो अमर जी हाँ ओके, हम शेयर करेंगे सारे। ये हमारी प्रथा है कि हर संवाद के बाद जो की नोट स्पीकर के जो कंटेंट्स हो यूज करते हैं उसको हम 1 मिनट्स बना के सभी के साथ शेयर करते हैं। और अमर जी आपके लिए भी ये जानकारी रहेगा कि जो लोग इस सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं, ताकि वो अगर कुछ ऑडिटर उनसे पूछते हैं कि क्या आपको सीबीएस के वेंडर की तरफ से क्या ट्रेनिंग मिले हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है, उसके लिए उसकी उन सभी चीज़ों के बारे में काम आए। तो सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपको ये जो प्रेजेंटेशन अमर सर ने यूज़ किया है ये सारे लोगों को हम शेयर करेंगे। और उससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि इंश्योरेंस को उस तरीके से ले जो हम पर्सनली जिस हिसाब से करते हैं। और मुझे लगता है अमर जी, मेरा ये एक पॉइंट है कि ये सिर्फ बैंकों को, जैसे आपने बताया, कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिनिमलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। रादर ये किसी को भी लग सकता है जिसको
प्रॉब्लम हो सकता है, साइबर की थ्रेट हो सकती है, उन सभी को भी इसके बारे में जागरूकता रखनी पड़ेगी और उनको भी वो मिनिमम से छोड़ के एक्चुअल एवरेज या हाई पॉइंट को टारगेट करके इंश्योरेंस कवरेज लेना है। हालांकि हम दोनों का भी इंटेंट ये नहीं है कि इंश्योरेंस को बेचे। नहीं, हमारा इंटेंट ये है, हमारा इंटेंट है कि सिक्योर रहे, वो किसी से भी इंश्योरेंस ले, बट उसके की पॉइंट्स उनको पता होने चाहिए। इंश्योरेंस प्रोसेस में एजेंट्स जो होंगे उनका एक ही तरीका होगा इंश्योरेंस बेचना। मेरा और आपका कंप्लायंसेस प्रोसेस में है, मैं पहले पॉइंट से वही बता रहा हूँ कि मेरा प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट बनाना नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है अगर मेरे बैंक को प्रॉब्लम आएगा तो मुझे सेकंड मिनट में इंश्योरेंस मिलना चाहिए। मेरे मतलब चेयरमैन सर है या सीईओ सर है, आईटी मैनेजर है या बैंक के बाकी के लोग हैं, उनको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े हार्ट अटैक के लिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ठीक है, ओके सर, आई थिंक वी हैव मेड अवर पॉइंट एंड वी विल शेयर द इन्फॉर्मेशन। अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा क्वेरीज आएंगे वो डेफिनेटली हमें रीच आउट करेंगे और हम लोग आपसे भी रीच आउट करेंगे। जैसे आपने बताया और भी 2-3 ऐसे एरियाज हो सकते हैं जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं, हमारे कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा लग सकते हैं। ISO 27001 इज़ वन ऑफ देम। तो हम डेफिनेटली आपके साथ वर्कआउट करेंगे और वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन ऑन संवाद प्लेटफॉर्म अगेन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं आपको ये सब चीजें भी भेज देता हूँ टीम की तरफ से, और साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान की जो पॉलिसी है और उसके रिलेटेड ग्रीवेंसेस वाला जो प्रोसेस है वो हम आपके साथ साझा करेंगे और बैंक के साथ भी साझा करेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट कैसे देना है उस साथ में मिलके जो कि हमारे बहुत सारे बैंक्स यहाँ पे आई है, 10 से 12 जो बैंक तो मैंने खुद ने भेजा था, वो भी बैंक्स आई है और आपके भी बहुत सारे बैंक्स है, तो 100% उसका इम्पैक्ट सभी लोगों के पास जाएगा। और एक महाराष्ट्र दौरा या पूरे इंडिया दौरा, ऑलरेडी महाराष्ट्र दौरा हमारा चल रहा है, तो उसी प्रोसेस में हम हर बैंक्स को कैसे बता सकते हैं अलग अलग चीजें, ये भी हम कर सकते हैं। परफेक्ट, ओके ओके अमर जी, थैंक यू सो मच। और बाकी सभी लोग जो हमारे साथ जुड़ पाए वो उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू।